मेरे पेट में आपके बेटे जे का बच्चा है। ये सुनते ही नीना और बेन जैसे दोस्तों स्टैचू हो जाते हैं। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। और फिर यूं उनसे कहती है, अब आप लोग जे से और सारी बातें पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देगा सब कुछ, क्योंकि मैं अब चलती हूँ। और दोस्तों फिर यू ससुर और सासू माँ को बाई बोलकर निकल जाती है। नेक्स्ट बेचारा जे अब तक अपने माँ बाप को अपनी गर्लफ्रेंड यू के बारे में बता नहीं पाया था, लेकिन अब बताने जाता है। तब तक उसकी माँ उसे बड़े गुस्से में कह देती है, बहुत देर हो गई है बेटा। उसके आगे तो उसके डैड उसे पीटने लग जाते हैं। फिर जे की बहनें वहां पर भागती हुई आती हैं और बेन को रोकती हैं। अब जे के कमरे में तीनों बहनें उससे पूछती हैं कि अब सिर मत लटकाओ और ये बताओ कि तुमने कैसे यू को मॉम और डैड से बात करने दिया। तुम्हें पहले खुद मॉम और डैड को बताना चाहिए था ना। लेकिन जे तो चुप रहता है। फिर वो अपनी बहनों से कहता है कि मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगा। इसी बीच दोस्तों यू जे को टेक्स्ट करती है कि कॉल करना जब घर का माहौल थोड़ा ठीक हो जाए। फिर जे की बहनें भी यू के बारे में आपस में बात कर रही होती है कि उस लड़की की हिम्मत कैसे भी हमारे पेरेंट्स को ऐसी शॉक देने की। अब सभी बच्चों को दोस्तों अपने मॉम और डैड के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है। फिर रात को बिस्तर में नीना करवटें बदल रही होती है और जब वो बैन को ढूंढती है तो देखती है कि बैन तो रेस्टोरेंट में अकेले बैठे हुए हैं। फिर दोनों ड्रिंक करते हुए बात करते हैं कि हमने अपने बेटे जे का हर तरीके से सपोर्ट किया और फिर भी उसने हमारे साथ ऐसा किया, बताओ। दोनों आपस में बात करते हैं कि हमने बहुत ज्यादा लाड प्यार दे दिया जे को, इतना नहीं देना चाहिए था, तभी बिगड़ा हो। उधर दोस्तों रेहा को दिखाते हैं, वो बियर पी रही होती है। उससे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि उसका बेवकूफ भाई भी गर्लफ्रेंड के साथ में चक्कर चला रहा है, बताओ, और ऊपर से बाप बनने वाला है। और एक मैं हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं है। फिर वो अपने फोन पे शियोल की तस्वीर देखती है और रेहा अपने आप को रोक नहीं पाती। इस बार वो शियोल को फोन कर देती है। रेहा रोते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे ठुकराने की, बताओ। और जब वो लगातार बकबक करती है ना तो मिया फोन ले लेती है और शियोल से माफी मांगते हुए कहती है कि देखिए रेहा ने थोड़ा ज्यादा पी रखी है, उसकी बातों को नजरअंदाज कर दीजिएगा। और इस तरह दोस्तों आज बयून परिवार में माहौल अच्छा नहीं रहता, दुख भरा माहौल रहता है हर जगह। सुबह की बात है, जे सभी के लिए नाश्ता बनाता है। सभी लोग एकदम चुपचाप बड़ी टेंशन में खाना खा रहे होते हैं, लेकिन बैन टेबल छोड़कर चला जाता है। जे फिर नीना से यानी कि अपनी माँ से माफी मांगता है। नीना कहती कि बेटा अगर तुमने सच में हमारे बारे में सोचा होता ना तो तुम ये नहीं करते जो तुमने किया। वो आगे अपनी बेटियों से कहती है कि तुम लोग खाना खा लो, फिर काम पे चलो, हम बाद में खाएंगे। दोस्तों पहले का खुशहाल परिवार अब बिल्कुल उलट पुलट गया है। फिर बच्चों के जाने के बाद नीना बैन से कहती है, देखो तुम भी कुछ खा लो, ना खाने से बीमार पड़ जाओगे। नीना यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करती है और बैन से कहती है कि शायद इस सिचुएशन को एक परेशानी की जगह हम क्यों ना एक तोहफा समझ के देख लें। हाँ मुझे वैसे बहुत दुख है, लेकिन जिंदगी लंबी है और कौन जाने आगे क्या होगा, शायद चीजें आगे चलकर बदल जाए। लेकिन बैन को ये सारी बातें सुनने का मन नहीं होता। बैन रेस्टोरेंट चला जाता है और गाजर छीलने में लगा होता है। तो नीना उससे फिर विनती करती है कि देखो जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, अगर हम अपने बच्चों का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। वो बैन से गुजारिश करती है कि जे को माफ कर दो प्लीज। उसके बाद नीना अपने बेटे जे से भी कहती है कि बेटा मर्द बन जाओ और डैड के सामने जाओ, घुटने टेक कर उनसे माफी मांगो जब तक कि उनका दिल नरम न हो जाए। जे भी बैन के पास रेस्टोरेंट में जाता है, रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो डैड, मैं बार बार आपको डिसअपॉइंट करता रहता हूँ, पहले एग्जाम्स के लिए और अभी ये जो हो गया इसके लिए। फिर वो बैन से यानी कि अपने पापा से यू से शादी की परमिशन भी मांग लेता है। बैन उससे कहता है कि इस हफ्ते तुम यू को घर लेकर आ जाओ, हमें उससे मिलवाओ पहले। अब अगली सुबह की बात है। हना और मिया देखते हैं कि डैड और मॉम किचन में बड़े नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। हना तो हंसकर कहती है कि क्या बात, आज तो आप दोनों ठीक हो ना कम से कम। अच्छा क्या आप लोगों ने जे को माफ कर दिया है क्या? तो नीना जवाब देती है कि हम अपने बेटे को मार तो नहीं सकते, इसलिए माफ कर दिया। अगले सीन में दोस्तों लैंडलेडी बिया को दिखाते हैं। वो नीना को कैफे में मदद करने के लिए बुलाती है। नीना भी मान जाती है और लैंडलेडी बिया उन पे हुक्म चलाती है, यहाँ पर बहुत ही बुरा बर्ताव भी करती है। फिर जब नीना लैंडलेडी बिया और उसकी दोस्तों को सर्व करती है तो वो लोग उन्हें नीचा दिखाते हैं और तब नीना कहती है कि सुनिए मैं यहाँ पर काम नहीं करती, सिर्फ मदद करती हूँ, समझे। तभी दोस्तों लैंडलेडी बिया का हस्बैंड एक प्लांट लेकर आता है और उसका हस्बैंड तो देखिए कैफे की हर चीज की बुराई करता है, कैफे के डेकोरेशन से लेकर लोकेशन तक सब कुछ बुराई करता है। नीना को भी यहाँ पर बड़ा मजा आता है जब लैंडलेडी बिया और उसके हस्बैंड की बातें होती है, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं वो, और फिर बहुत सारी बातें बककर लैंडलेडी बिया का हस्बैंड चला जाता है। दूसरी ओर यू वहाँ पर आती है जहाँ मिया काम कर रही होती है और यहाँ भी यू मिया को परेशान करने लग जाती है, लेकिन इस बार मिया अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और यू की उंगली पकड़कर उसे रोक देती है। और सोचो दोस्तों जब ये दोनों सहेलियां सिस्टर्स इन लॉ बनेंगी, हो माय गॉड। उधर क्रिस खुशी से चौंक जाता है जब वो देखता है कि हना उसके अपार्टमेंट में उसका इंतजार कर रही है। उधर रात को जब कैफे बंद होने को होता है
तो लैंडलेडी बिया को अपनी रिंग नहीं मिलती कहीं। बिया नीना पर शक करती है कि कहीं नीना ने मेरी चोरी तो नहीं कर दी रिंग की। और जब नीना को ये बात पता चलती है कि वो मुझ पे शक कर रही है तो उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में कहती है, जाओ एक काम करो, पुलिस को बुलाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर नीना हना को भी कॉल करती है कि यहाँ पर ये मुसीबत हो गई है। वो तुरंत बेड से उठकर भागती है। उसके तुरंत बाद ही क्रिस का फोन भी बजता है और वो भी निकल पड़ता है। और इस तरह दोस्तों हना पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और बिल्कुल हना के बाद क्रिस भी पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने भी उसे बुला लिया था। किसकी माँ ने? अरे क्रिस की माँ लैंडलेडी है ना, पता है ना आपको, लैंडलेडी बिया उसकी माँ है। तो यहाँ पर अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हना और क्रिस एक दूसरे को घूरने लगते हैं, क्योंकि दोनों की माओं के बीच झगड़े को लेकर ही दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। बैन और हना पुलिस स्टेशन में लैंडलेडी बिया और क्रिस के सामने खड़े हैं, क्योंकि लैंडलेडी बिया ने बैन पर इल्जाम लगाया है कि उसने भी मेरा रिंग चुराया होगा शायद। और आज दोस्तों पहली बार हना को अब जाके पता चलता है कि लैंडलेडी बिया उनकी नई मकान मालकिन है। और पता है आपको, 8 साल पहले भी हना और लैंडलेडी बिया के बीच कोई झगड़ा हुआ था, जिसके बारे में कोई और नहीं जानता वैसे। तभी एक पुलिस वाला देखता है कि लैंडलेडी बिया का रिंग उसके ड्रेस के पीछे अटका हुआ है। तो यहाँ पर हना अपनी माँ की साइड लेते हुए लैंडलेडी बिया से कहती है, मेरी माँ से देखो चुपचाप माफी मांग लो, क्योंकि तुमने मेरी माँ पर दूसरे लोगों के सामने झूठा इल्जाम लगाया है। लेकिन दोस्तों लैंडलेडी बिया का घमंड इतना ज्यादा होता है कि वो माफी मांगने को तैयार ही नहीं होती। और फिर क्रिस जल्दी से अपनी माँ के लिए माफी मांगने लग जाता है, लेकिन हना उसे कहती है, तुम बीच में मत बोलो, जिसने गलती की है वही बोलेगा। तभी बैन वहाँ पर आकर नीना और हना को घर चलने के लिए बोल देता है। फिर घर पर भी सभी आपस में बात कर रहे होते हैं इसी इंसिडेंट के बारे में, और बच्चे तो बड़े गुस्से में होते हैं। वो अपनी माँ को डांटते हैं कि आप उस घमंडी औरत की मदद क्यों करती हैं। और आज नीना वादा कर देती है कि अब से मैं उस लैंडलेडी बिया की कोई मदद नहीं करूंगी, मतलब उससे कोई लेना देना होगा ही नहीं। अब अगली सुबह बहनें बाल धो रही होती है तीनों, और वो भी जल्दी जल्दी में, क्योंकि काम के लिए तैयार जो होना है। फिर जय उन्हें गाड़ी में छोड़ने जाता है। बहनें जय से यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछती है, तो यहाँ पर जय थोड़ा मुस्कुरा जाता है। इस तरह यहाँ पर इनकी थोड़ी बातें चलती है और उसके बाद दिखाते हैं डायरेक्टर रियू को, जो अब जोई के साथ काम करना चाहता है। यहाँ मेन लीड रोल तो जोई को नहीं मिलता, लेकिन सेकंड लीड रोल जोई को मिल जाता है। फिर जोई वॉशरूम में जाके चुपके से खुशी से डांस करता है कि चलो बढ़िया वाला रोल मिल गया। फिर डायरेक्टर रियू जोई से पूछता है कि तुम्हारे फादर कैसे हैं और तुम दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है। जोई कहता है कि ठीक चल रहा है वैसे। दूसरी ओर दोस्तों शियोल एक किक मारता है और बॉल उड़ते उड़ते सीधा रेहा के सर पे लग जाता है। फिर क्या था, रेहा को मौका अच्छा मिल जाता है। वो थोड़ा ड्रामा करके बेहोश होने का नाटक करती है और शियोल की छाती पर गिर जाती है, क्योंकि शियोल कोच भी है उनका। फिर कोच उसे उठा के छोड़ देता है हॉस्पिटल में, और वहाँ पर रेस्ट करते हुए रेहा सुन लेती है दोस्तों कि उसका बॉस कुछ बात कर रहा है। और पता है उसका बॉस क्या कहता है कि आज से मैं रात को स्पोर्ट्स सेंटर का चक्कर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे शक है कि कोई बिल्डिंग में रात को छुप कर रहता है। और आपको तो पता है कि कौन रहता है छुप कर, अरे शियोल, वो छुप कर रहता है वहाँ पर। फिर इधर जे को दिखाते हैं, वो यू के लिए प्यारे से फूल लेकर आता है। फिर कहता है कि सुनो, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें घर पर बुलाया है। यू यहाँ पर उसकी बहनों के बारे में भी पूछती है, तो जे अपनी तीनों बहनों के बारे में बताता है और उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज के बारे में भी इसे बता देता है। फिर जे यू को पूछता है कि तुम बताओ अपने परिवार के बारे में, तो यू कहती है कि मेरे पास माँ बाप नहीं है, दोनों का देहांत हो गया था। और यहाँ से जे यू का हाथ पकड़ के कहता है, मेरे और मेरे माँ बाप तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे और मैं भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। यू इससे बड़ी ज्यादा खुश हो जाती है। और दोस्तों हम जानते हैं कि यू के पास माँ है, फिर उसने अपनी फैमिली के बारे में झूठ क्यों बोला आगे पता चलेगा आपको। और दोस्तों यहाँ पर रेहा को दिखाते हैं, वो शियोल को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि बॉस बिल्डिंग चेक करने वाले हैं, ध्यान रखना, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो वो खुद बिल्डिंग में चली जाती है। शियोल नाइट क्लास में होता है और जब क्लास खत्म होती है तो उसे रेहा के टेक्स्ट मिल जाते हैं। वही उसने लिखा होता है कि बॉस अभी चेकिंग कर रहा है। शियोल वहां से तेजी से भाग जाता है और जब बॉस नाइट ऑफिस चेक करने वाला होता है जहाँ शियोल रुकता है, तो रेहा यहाँ बेहोश होने का नाटक करती है, जिसको देखकर बॉस डर जाता है। और इसी बीच शियोल को मौका मिल जाता है चुपके से निकलने का, लेकिन बेचारी रेहा फंस जाती है और बॉस फिर उसे डांटता भी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी शियोल भी देख लेता है कि रेहा मेरी वजह से खुद डांट खा रही है। दोस्तों अगले सीन में हम जोई को देखते हैं, जो लंच बॉक्स लेने के लिए डोर खोलता है, तो उसे अपने पापा बैन की याद आ जाती है। आगे आज का दिन बड़ा खास है, क्योंकि जे की गर्लफ्रेंड यू बयून फैमिली से मिलने के लिए 6 बजे आने वाली है। तभी दोस्तों मिन्हा से बैन को एक टेक्स्ट मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है कि जोई को एक नया रोल मिल रहा है। बैन ये देखकर बड़ा खुश होता है और सोचता है कि बहुत दिन हो गए जोई से मिला भी नहीं हो। इस तरह यहाँ पर वो जोई से मिलने के विचार अपने दिमाग में लेकर आता है। अब आगे दोस्तों हना को दिखाते हैं, वो लैंडलेडी बिया से मिलने कैफे जाती है। उसे कहती है कि सुनो, मेरी मॉम से माफी मांगो चुपचाप, लेकिन बिया माफी मांगने से मना कर देती है। तो हना कहती है तो फिर कोर्ट में मिलते हैं।
उससे पहले मैं तुम्हें एक और वार्निंग देती हूँ, दोबारा मेरी मॉम को तंग मत करना, और किराया मैं आपको हर महीने दे दूंगी, इसलिए बिल्डिंग की सफाई किसी और से करवा लेना। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि किराया को कम करने के लिए लैंडलेडी बिया ने कुछ बातें कही थी नीना और बैन को। ये कहा था कि देखो अगर किराया कम करना है तो तुम्हें थोड़ी मेरी मदद करनी होगी। इसलिए आज हना कह रही है कि मैं सारा किराया दे दूंगी, लेकिन बिल्डिंग की सफाई किसी और से करवा लेना। हना अपनी माँ को बता देती है कि देखो आप लैंडलेडी बिया के लिए काम नहीं करोगी अब से। नीना भी बड़ी खुश हो जाती है और फिर हना अपने रूम में जाती है। यहाँ से दोस्तों फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि क्रिस अपनी माँ लैंडलेडी बिया को अपनी गर्लफ्रेंड हना से मिलवाता है। बहुत पहले की बात हो रही है ये, पर बिया को हना पसंद नहीं आती क्योंकि हना का परिवार बहुत ही गरीब है। इसलिए बिया हना से कहती है क्रिस से ब्रेकअप कर लो और अपनी औकात के लड़के से डेट करो बस। यहीं पर दोस्तों फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि जो मैं कह रहा था ना कि 8 साल पहले बिया की और हना की लड़ाई हुई थी, शायद इसी चक्कर से हुई थी। आगे देखते हैं तो क्रिस और हना कॉफी पर मिलते हैं। क्रिस कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी माँ गलत है और उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मेरी माँ बहुत जिद्दी है ना, मेरी बात कहाँ सुनती है। हना भी कहती है कि सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारी माँ मेरी माँ से माफी नहीं मांगेगी तो मैं तुम्हारी माँ के खिलाफ कोर्ट में केस करूंगी। क्रिस कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें, मेरी भी माँ है वो, और क्या तुम पागल हो गई हो, मैं कोई पराया हूँ क्या तुम्हारे लिए। हना भी सीधा बोल देती कि ठीक है, जब तुम्हारी माँ नहीं माफी मांगेगी तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। क्रिस को बड़ा गुस्सा आता है और वो हाँ बोल देता है और गुस्से में चला भी जाता है। लेकिन कुछ ही पल के बाद वो वापस मुड़ता है और कहता है कम से कम आज तो तुम्हें बता दो कि 8 साल पहले तुमने ब्रेकअप क्यों किया था मुझे। और दोस्तों हना के पास आज भी कहने के लिए कुछ नहीं होता। फिर दूसरी तरफ यू को दिखाते हैं। वो मिया से हैवी बॉक्सेस उठाती है और जब मिया सब कुछ इजीली हैंडल कर लेती है तो यू मिया को देर तक काम करने और पूरा एरिया साफ करने का हुक्म भी देती है। और जब मिया कहती है देखो मुझे जल्दी घर जाना है, तो यू तो चिल्ला के कह देती है अरे तुम इंटर्नशिप पे हो, अभी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है तुम्हारी ये। मिया को फिर अपनी मॉम को कॉल करके बताना पड़ता है कि माँ देर हो जाएगी आज। इधर बयून फैमिली में दोस्तों जे की गर्लफ्रेंड यू के आने का बड़ा इंतजार हो रहा होता है। फिर यू आती है और नीना को फूल और बैन को मिठाई देती है। फिर यू सबसे मिलती है और मिया भी घर आ जाती है। दोस्तों बिना एक दूसरे को देखे मिया और यू झुककर अपना नाम बता फैमिली में। और यहाँ पर जब यू और मिया एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों शॉक। हालांकि वहाँ पर कोई बात नहीं होती कि ये दोनों शॉक क्यों हो गए। उसके बाद पूरी फैमिली मिलकर डिनर करती है। तभी ग्रैंड माँ हंसते हुए यू से पूछती है कि तो बेटा तुम दोनों मिले कैसे थे। फिर फ्लैशबैक में हमको दिखाते हैं कि एक दिन जे मिया को पिकअप करने के लिए जाता है क्योंकि मिया ने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया था। लेकिन तभी जे को एक टेक्स्ट मिलता है कि मिया घर पहले पहुंच चुकी है। फिर जे एक बेंच पे शांति से बैठ जाता है और तभी यू एक हाई हील पहन के जे के पास लड़खड़ा कर आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे जूते चाहिए। जे थोड़ा शॉक हो जाता है कि जूते चाहिए, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे वो फिर भी अपने शूज उतार कर उसके पैरों में पहना देता है। साथ ही यू अपना बिजनेस कार्ड जे को दे देती है और प्रॉमिस करती है कि मैं जूते वापस जरूर कर दूंगी तुम्हें। फिर यहाँ से यू थैंक यू बोल के एक टैक्सी में लड़खड़ाते हुए चली जाती है। और यहीं दोस्तों जे को यू से पहले ही नजर में प्यार हो गया था। फ्लैशबैक होता है यहीं पर खत्म। अब आगे प्रेजेंट में जे कहता है कि मैं यू से मिया की वजह से मिल पाया हूँ, क्योंकि अगर उस दिन मिया को पिक करने के लिए मैं नहीं जाता तो यू भी नहीं मिलती मुझे। अब इसकी स्टोरी को सुनकर सभी कहते हैं कि वाह यार ये तो बहुत ही फिल्मी स्टोरी जैसी है। तभी दोस्तों सभी यू से पूछते हैं कि तुम और मिया तो दोनों गबी एंटरटेनमेंट में काम करते हो ना, तो तुम दोनों तो मिलते ही होंगे आपस में। और दोस्तों यहाँ पर यू ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे मिया को पहचानती नहीं और बोलती है कि ऑफिस में इंटर्नशिप बहुत लोग करते हैं, तो शायद 1-2 बार ही मिया को मैंने देखा होगा लेकिन याद नहीं है। लेकिन मिया तो अपना दुख अपने अंदर दबा के बाथरूम भाग जाती है। मन ही मन सोचती है कि काश उस दिन मैं पार्टी में गई ना होती और मैंने फिर ड्रिंक नहीं किया होता और ना ही ये यू हमारे परिवार में घुसती। क्योंकि दोस्तों सब कुछ वहीं से शुरू हुआ, मतलब उस पार्टी की वजह से। वहीं जाकर मिया ने ड्रिंक किया था और फिर उसको लेने के लिए जे गया था, फिर उसकी मुलाकात यू से हो गई और आज यू इनके घर पर आई हुई है। तभी एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर रेहा और मिया ट्रैक पर दौड़ते हैं, जहाँ रेहा को मिया के फोन पर रीयूनियन का टेक्स्ट मिलता है और रेहा भी अटेंडिंग का रिप्लाई कर देती है और मिया को मनाती है कि देखो वहां जाकर अपना वेट लॉस सबको दिखाओ तुम कि तुमने अपना वेट लॉस कैसे कर दिया है। फिर रियूनियन में जाकर मिया को थोड़ा ऑकवर्ड भी फील होता है और उसके पुराने दोस्त उसको पहचानते भी नहीं क्योंकि अब वो पहले से सही हो गई है। एंड तभी वहां पर यू सूट पहनकर पार्टी में एंट्री करती है। सबका टेंशन यू की तरफ चला जाता है और मिया फिर दुखी होकर वहां से चली आती है। यहीं पर दोस्तों ये फ्लैशबैक भी खत्म होता है, यानी यू की वजह से मिया को कई बार निराश होना पड़ा था। अब यहाँ प्रेजेंट में यू तो चली जाती है और बेचारी मिया अब तक इतनी हर्ट है कि यू को गुड बाय कहने के लिए भी नहीं आती। अब नीना और बैन दोनों यू के बारे में बात ही करते हैं और दोनों को लगता है कि यू हमारे बच्चे जे के लिए बिल्कुल सही चॉइस है। इधर दोस्तों इन सिस्टर्स को दिखाते हैं तो इनको यू बिल्कुल पसंद नहीं आती
और मिया तो चुपचाप है दोस्तों, क्योंकि उसे सब कुछ पता है। वो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती, मतलब यू के बारे में। ऊपर से हना, उसे तो अपनी ही प्रॉब्लम्स है, वो उसी में बिजी है। उसको तो सिर्फ ये टेंशन है कि क्रिस ने इतनी आसानी से ब्रेकअप के लिए हाँ बोल दिया और फिर फोन भी नहीं कर रहा है। 8 साल पहले भी उसकी माँ ही प्रॉब्लम थी और आज भी उसकी माँ की वजह से फिर ब्रेकअप हो गया हमारा। और फिर हना गुस्से में कहती है कि 8 साल पहले उसकी माँ की वजह से हमारा झगड़ा हो गया था। उसकी माँ लगता है ऐसी ही है। आगे दोस्तों, यू ऑफिस में सबके लिए कॉफी लेकर आती है और यहाँ तक कि मिया को भी ऑफर करती है आज, लेकिन मिया कॉफी लेने से मना कर देती है। फिर यू स्टाफ के सामने कहती है कि मिया मेरी क्लासमेट है। ये कहने के बाद यू मिया से हेल्प मांगती है, लेकिन मिया की टीम मैनेजर यू से कहती है कि सुनो, मिया हमारी टीम में है, अगर तुमको काम कराना है तो अपनी टीम के लोगों से करवाओ। इस पर मिया हो जाती है खुश। दूसरी ओर दोस्तों, क्रिस थोड़ा हाइपर हो जाता है जब उसका फोन बजता है तभी, क्योंकि ये उसके बॉस का फोन होता है और काम के लिए बुला रहा होगा, यही सोचता है वो। उसका मूड फिर खराब हो जाता है कि अब काम करना पड़ेगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ओ माई बॉस की शूटिंग करनी है तो वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि उससे पहले उसे लग रहा था कि ये कोई छोटा मोटा काम होगा, इसलिए बॉस फोन कर रहा है। यहाँ से रेहा का सीन दोस्तों अलग चल रहा होता है। क्लास फिनिश करते ही शियोल उसके इंतजार में होता है। वो रेहा से कल के लिए थैंक यू भी कहता है जो उसने उसके लिए किया। फिर वो रेहा को लंच के लिए बुलाता है। रेहा पूछती है कि तुम सेंटर में क्यों रहते हो यहाँ, तो वो तो बस इतना ही कहता है कि देखो ये पर्सनल है मेरा मैटर। अब यहाँ से लंच के बाद रेहा उससे कॉफी मांगती है और फिर शियोल कॉफी भी खरीद लेता है रेहा के लिए, लेकिन अपने लिए नहीं खरीदता क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है दोस्तों। रेहा उसे आगे पूछती है कि क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो कहता है कि हाँ, वो अब्रॉड में स्टडी कर रही है सच में। रेहा आगे पूछती है कि क्या वो सुंदर है। फिर वो अपना फोन निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो रेहा को दिखाता है। तो रेहा तो कह देती है कि नहीं रहने दो, मुझे नहीं देखना। लेकिन अचानक से रेहा कह देती है कि तुम मुझ जैसी सुंदर लड़की को डेट ना करके बहुत पछताओगे, बता रही हूँ। तभी शियोल डायरेक्टली बोल देता है कि मैं देखो तुम्हें बता दूं, तुम मेरे टाइप की हो ही नहीं। और यहाँ से ये कहकर वो क्लास के लिए चला जाता है। चलिए दोस्तों, जरा जोई के बारे में जान लेते हैं वो क्या कर रहा है। तो जोई अपनी एक्टिंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका कोच थोड़ी टेंशन में है क्योंकि जोई बहुत ही खराब एक्टिंग जो करता है। अब कोच सजेस्ट करता है कि देखो अपने डैड से मिलो ताकि तुम्हारे अंदर कुछ इमोशंस फिर से जाग जाएं। जोई घर आता है तो देखता है कि उसका डैड बैन उसके लिए लंच बॉक्स उसके डोर पे रख रहा है। बैन कहता है कि बेटा आज मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना नहीं बना पाया आज, क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इसीलिए। फिर जोई कहता है कि आपने अपने घर पर मेरे लिए खाना नहीं बनाया, कोई बात नहीं, चलो मेरे घर पर वहाँ बना लो मेरे लिए खाना। बहन तो खुशी खुशी किचन में घुस जाता है, एकदम स्पेशल मील बनाने लग जाता है अपने बेटे के लिए। तभी जोई भी अपने स्क्रिप्ट को देख रहा होता है, लेकिन बार बार उसकी नजर बहन की तरफ चली जाती है। और जब टेबल लग जाता है तो बहन को वो कहता है कि मेरे साथ तुम भी खाओ ना। इस तरह यहाँ से दोनों के बीच अच्छी बातचीत होना शुरू हो जाती है। अब डैड भी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रोजाना आके यहाँ पर खाना बना सकता हूँ। जोई भी कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और अब जोई को भी अंदर से फील हो रहा होता है कि उसके डैड उसके साथ है। लेकिन अभी दोस्तों इनका संबंध है क्या असली का, ये बाद में पता चलेगा। आगे जब मिया ऑफिस से निकलती है तो यू उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन मिया यहाँ पर डायरेक्टली कह देती है मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करना चाहती बस। यू थोड़े शॉक में होती है सुनकर, लेकिन फिर यू सोचती है कि मुझे मिया से अच्छी बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके भाई से मुझे शादी जो करनी है, उसकी फैमिली के साथ रहना जो है, तो मिया के साथ भी अच्छे से रहना पड़ेगा। अब अगली सुबह जे अपनी माँ नीना से पूछता है, माँ आपको यू कैसी लगी बताओ ना। और जब वो कहती है कि मुझे अच्छी लगी तो जे को बड़ी खुशी होती है। तभी जे कहता है कि माँ मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ और साथ ही मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपना एक नया घर ले लूँ, उसके लिए कोई चीज गिरवी रख लूँ। मॉम तो ये सुनकर शॉक हो जाती और सीरियस भी, कहती बेटा क्या कह रहे हो, इस बारे में सोचना पड़ेगा हमको, ये बहुत रिस्की है। यहाँ से इनकी बात खत्म होती है तो आगे हम देखते हैं लैंडलेडी बिया को और उसके हस्बैंड को, जिनकी अभी भी दोस्तों हालत अच्छी नहीं है। मतलब दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हमेशा चलता रहता है, अभी भी चल रहा है, उनका रिश्ता खराब होने पे आ गया है। लैंडलेडी बिया को तो लगता है कि उसका हस्बैंड उसकी कोई कद्र ही नहीं करता, तो वो कह देती है कि ना मैं अब खाना बनाऊंगी और ना कपड़े धोंगी और ना ही कोई हेल्प करूंगी, जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगी मैं कुछ नहीं करने वाली। एंड दोस्तों हस्बैंड भी जिद्दी है, माफी मांगने से बिल्कुल मना कर देता है और खुद ही कहता है मैं अपना काम कर लूंगा। लेकिन जब उसकी हालत खराब होती है ना काम करते करते, तब उसको समझ में आ जाता है कि अपना काम संभालना उतना आसान नहीं है। दूसरी ओर जोई की स्क्रिप्ट रीडिंग का दिन आ गया है और जब जोई अपने लाइंस पढ़ता है तो एकदम रोबोट के जैसे पढ़ता है। उसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि मेरे इमोशंस क्यों नहीं निकल रहे हैं, मैं अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा हूँ।
लेकिन दोस्तों बार बार ट्राई करने के बाद भी वो बहुत ही अननेचुरल लगता है। तो डायरेक्टर रियो फिर एक उसको आइडिया देता है कि देखो तुम अपने डैड के साथ ड्रिंक करो ताकि रियल इमोशंस निकाल पाओ। दूसरी ओर क्रिस लैंडलेडी बिया के कैफे में आता है, यानी कि अपनी माँ के कैफे में। उसे कुछ टिप्स भी देता है कि अगर तुम्हें कस्टमर्स चाहिए तो पड़ोसी लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाओ। क्रिस का मतलब दोस्तों यहाँ पर साफ साफ है कि हना की मॉम को माँ सॉरी बोल दो। क्रिस जैसे नीना को वहाँ से गुजरते हुए देखता है तो वो जल्दी से गाड़ी में जाकर फ्लावर्स और कोरियन बीफ निकालता है जो वो अपनी माँ की तरफ से सॉरी बोलने के लिए लाया था। यहाँ नीना और बैन रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो वो क्रिस को अंदर आने के लिए कह देते हैं। तब क्रिस कहता है कि देखिए मुझे पता है कि मेरी माँ को यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन मैं उनकी जगह पर सॉरी कहने के लिए आया हुआ हूँ। नीना को यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंट फील होता है, लेकिन उसकी सॉरी वो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर क्रिस चला जाता है। अब यहाँ घर पर दिखाते हैं तो हना लास्ट में आती है डिनर के लिए। देखती है कि सबका मूड बहुत ही अच्छा है और कोरियन बीफ डिनर रेडी हो रहा है। और फिर यहाँ पे नीना लैंडलेडी के बेटे यानी क्रिस के बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें बोल देती है जो सुनकर हना को खुशी होती है कि चलो बढ़िया है। आगे दोस्तों जॉय एक स्टोर से कुछ अल्कोहल लेकर रेस्टोरेंट जाता है ताकि बैन के साथ ड्रिंक करके इमोशंस निकाल पाए। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट के डोर से अंदर झांकता है तो देखता है कि बैन और उसकी फैमिली मजे से डिनर कर रही है और एक दूसरे के साथ खुश हैं वो। तभी बैन जॉय को देख लेता है, लेकिन जॉय फिर जल्दी से वहां से चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। थोड़ी देर के बाद बैन भी जॉय के अपार्टमेंट पर आता है और कहता है कि बेटा मुझे चिंता हो गई थी तुम्हारी, तो बिना मिले क्यों चले गए वहां से। अब पता है दोस्तों क्या, बैन की हैप्पी फैमिली को देख कर ना जॉय का भी दिल उनके साथ रहने को कर रहा है। तो जॉय डायरेक्टली कह देता है कि पापा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। बैन भी खुशी से जॉय को अपने साथ रहने के लिए हाँ बोल देता है। दूसरी ओर दोस्तों हना सोचती है कि शायद माँ की वजह से हमें रिलेशनशिप नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम मम्मियों की है तो हम आपस में अपना नाता क्यों तोड़े। वो ये सारी चीजें क्रिस के लिए सोचती है और फिर वो सोचने के साथ साथ क्रिस को मैसेज भी भेज देती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। फिर हना जब क्रिस के अपार्टमेंट पर पहुंचती है तो देखती है कि क्रिस एक प्यारा श्रिम्प डिनर बना रहा है। हना उसे थैंक्स कहती है कि चलो तुमने मेरी माँ को सॉरी तो बोला कम से कम। फिर वो भी दोस्तों क्रिस को सॉरी बोल देती है कि देखो मम्मियों की वजह से हमारा ब्रेकअप होने जा रहा था, ये अच्छा नहीं है और आगे कोई भी नौबत आए, मतलब अगर परिवार में कोई भी लड़े तो हम आगे से ब्रेकअप इतनी जल्दी नहीं करेंगे। और ये सुनकर क्रिस को भी थोड़ा बुरा फील होता है। वो भी प्रॉमिस करता है कि 8 साल पहले तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था उसके बारे में मैं अब एक भी सवाल नहीं करूंगा। फिर दोनों करते हैं ड्रिंक। अब अगले सीन में जॉय मिया को मैसेज करता है और कहता है कि देखो मेरे लिए कुछ मूवीज लेकर आ जाओ जो पिता और बेटे के बारे में हो। तो मिया को एक बॉक्स मिलता है जिसमें ऐसी मूवीज होती हैं और वो जॉय के पास आ जाती है उनको लेकर। फिर दोनों साथ में कुछ मूवीज देखते हैं। अब मूवीज देखते वक्त जॉय मिया से पूछता है क्या तुम्हारे पापा हैं। मिया कहती है कि हाँ। जॉय कहता है तुम्हारे पास कोई टिप्स है कि कैसे अपने पापा के करीब जा पाए। तो मिया बड़ी अजीब टिप्स कहती है कि अपने पापा के साथ मछली पकड़ने जाओ या उनके साथ बाथरूम में साथ नहाओ। हैं? जॉय हैरान होकर कहता है कि अरे नहाने के वक्त नंगे होते हैं। जॉय को दोस्तों उसके सारे आइडियाज बड़े अजीब लगते हैं और सच में अजीब है वो। चलिए दूसरी तरफ रेहा और शियोल एक गेम्स खेलते हैं जिनमें वो दोनों एक ही टीम में होते हैं और फिर कोई जानबूझकर रेहा पर जोर से बॉल फेंक देता है तो शियोल उसे बचाने के लिए उसे अपने ऊपर गिरा देता है। फिर क्या था, उसे मेडिकल ऑफिस ले जाया जाता है। अब रेहा भी उसके पीछे जाती है और देखती है शियोल के हाथ में चोट लगी हुई है। रेहा भी अंदर से सोचती है कि यार यह हमेशा मुझे बचाता क्यों है, मतलब उसे बुरा लगता है कि मेरी वजह से ये चोट खा गया। आगे दोस्तों जे को दिखाते हैं, वो बड़ा परेशान है क्योंकि अभी तक उसे कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिली है। फिर आता है उसका अंकल और दोनों मिलकर जॉब को सर्च करते हैं। इंटरनेट पर उनको एक जॉब मिलती है जो $70 पर डे की होती है और नाइट ड्यूटी होती है वो। तो इस तरह दोनों ट्रक लोडर्स के तौर पर होते हैं हायर और रात भर बारी बारी पैलेट ट्रक्स में भरते रहते हैं। एक ट्रक खत्म होता है तो दूसरा खाली ट्रक आ जाता है। मतलब ऐसे काम करते करते दोनों बहुत थक भी जाते हैं। आगे लैंडलेडी बिया और उसके हस्बैंड एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग जिंदगी जीते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। अब जैसा कि आपको पता है कि बिया ने अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, सारी चीजें करना छोड़ दिया है और उसका हस्बैंड बिल्कुल बेफिक्र रहता है क्योंकि उसे खुद भी कुछ काम करना नहीं है। वो तो हर समय ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है खाने का और 1 महीने के लिए सॉक्स और अंडरवियर खरीद लेता है ताकि धोना ही ना पड़े। बताओ यार। और झगड़ा वो तो उनके बीच हमेशा ही चलता रहता है। इस तरह इनकी लाइफ चलती रहती है। आगे दोस्तों रेहा शियोल के सीक्रेट रूम में उससे मिलने जाती है लेकिन वो वहां पर नहीं होता तो रेहा उसको ढूंढती है कि कहाँ गया है। तभी पता चलता है कि शियोल तो पार्किंग लॉट में है। वहां पर एक कार आती है तो रेहा छुप जाती है। उस कार से एक लड़का निकलकर शियोल को जोर से गले लगाता है। शियोल भी उसके माथे से बाल हटाता है
फिर वो शियोल का हाथ पकड़कर दोनों कार में बैठ जाते हैं। रेहा भी देखती है कि उस लड़के ने शियोल को एक छोटी बॉक्स दी है जिसमें एक रिंग है, और जब शियोल बॉक्स को खोलता है तो वो उस लड़के को गले लगा लेता है। रेहा ये देखकर शॉक हो जाती है कि इन दोनों का चल क्या रहा है ये, और वो सोच लेती है कि शियोल और उस लड़के के बीच में कुछ वैसा संबंध है। लेकिन दोस्तों असल में ये लड़का शियोल का बड़ा भाई होता है। उसने शियोल को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की रिंग दी है ताकि शियोल उस रिंग को बेचकर अपने खर्चे उठा पाए, क्योंकि दोस्तों शियोल और उसके पापा के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसलिए उसका भाई आया उसकी मदद करने के लिए। उसका भाई शियोल को कहता है कि भाई तुम कभी मॉम को कॉल भी कर दिया करो, क्योंकि मॉम तुम्हें बहुत मिस करती है। यहाँ से इनकी बात खत्म होती है तो आगे हम जोई को देखते हैं जिसको बड़ी टेंशन है, क्योंकि एक तो उसके इमोशन नहीं निकल रहे, ऊपर से वो अपने डैड के साथ रहना चाहता है, और वो ये भी सोचता है कि मेरे डैड बैन का अपार्टमेंट मेरे लिए बहुत ही छोटा पड़ेगा अगर मैं वहां पर रहने गया तो। इसलिए वो बैन को कॉल करता है और दोनों रात में 7 बजे मिलने का प्लान बनाते हैं। यहाँ दिखाते हैं तो नीना, ग्रैंडमा और आंट घर में बातें करती है। नीना ग्रैंडमा से लोन मांगती है, लेकिन ग्रैंडमा बहाना बना देती है और लोन देने से मना कर देती है। नीना को बुरा भी लगता है कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि हमेशा ही नीना और बैन ने ग्रैंडमा, आंट और अंकल की बहुत ही मदद की थी। तभी आंट को बैन का फोन आता है कि फिर से रेस्टोरेंट देख ले। मतलब बैन कहीं जाने की सोच रहा होगा ना, तो वो आंट को कह रहा है कि तुम फिलहाल देख लो। तो आंट भी सोचती है कि अरे नीना को बता देते, मैं आजकल बहुत रेस्टोरेंट देख रही हूँ अकेले। लेकिन फिर वो सोचती है कि ये बैन आजकल जा कहाँ रहे हैं। आंट को शक होता है कि कहीं बैन का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा बाहर, और नीना को भी ये चीज क्लिक कर जाती है कि बैन आजकल जा कहाँ रहा है बिना बताए। वो भी अंदर से परेशान हो जाती है। दोस्तों यहाँ से नीना लैंडलेडी बिया से मिलती है और बताती है कि तुम्हारा बेटा आया था, तुम्हारी तरफ से माफी मांग के चला गया। तुम्हारा बेटा सच में तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा है और मैंने तुम्हारे बेटे की माफी को एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक काम करते हैं, पुरानी बातों को भूल जाते हैं जो भी हमारे बीच हुआ है, और अब से अच्छा बनकर रहते हैं। ये सुनकर लैंडलेडी बड़ी चिढ़ जाती है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। आगे दोस्तों यू को दिखाते हैं जो मिया के ऑफिस में उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। मिया तो और गुस्से में जवाब देती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे भाई से शादी करो, बात खत्म बस। लेकिन मिया को भी पता है कि उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसका भाई जे यू को पसंद करता है तो शादी तो इसी से करेगा। इसीलिए वो यू से कहती है कि तुमको मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, उसके बाद सब बढ़िया। ये कहने के बाद मिया चली जाती है वहां से। आगे बैन को देखते हैं जो जोई के अपार्टमेंट में आ गया है। जोई पूछता है क्या तुमने अपनी फैमिली से मेरे बारे में कुछ कहा? तो बैन कहता है कि नहीं अभी तक तो नहीं कहा, लेकिन आज रात सबको बताने वाला हूँ। जोई पूछता है कि आपका घर कितना बड़ा है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर शिफ्ट हो सकता हूँ या फिर नहीं। वैसे दोस्तों यहाँ पर जोई का प्लान ये है कि वो बैन को बता दे कि भाई तुम्हारा घर उतना बड़ा नहीं है कि मैं वहाँ पर अच्छे से रह पाऊँ। लेकिन वो ये बात बोलता इससे पहले बैन को रेहा का फोन आ जाता है, और फोन को सुनकर वो चले भी जाता है। उधर मिया अकेले ही एक शॉप के बाहर पी रही होती है बियर। तभी जोई भी वहाँ पर कुछ खाने को लेने के लिए गया होता है और देखता है कि मिया टेबल पर बैठी बियर पी रही है। वो उसे कुछ स्नैक्स ऑफर करता है और उसके साथ ही बैठ जाता है। तो थोड़ी देर में दोनों मिलकर कुछ 6 पैक्स को खत्म कर देते हैं दोस्तों, 6 पैक। मिया कहती है एक्टर जोई मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, और यहाँ भी मिया वही चीज शुरू कर देती है कि तुम्हें पता है मेरा भाई उस लड़की से शादी कर रहा है जो हाई स्कूल में मेरा मजाक उड़ाया करती थी, और अभी मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं उसी लड़की के साथ काम करती हूँ, वो भी उसके अंडर। जोई दोस्तों सब समझ जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है। वो कहता है कि तुम्हें उनका ब्रेकअप कराना होगा तभी तुम्हें शांति मिलेगी। मिया कहती है कि ये मुमकिन है क्या, क्योंकि वो लड़की तो प्रेग्नेंट है। फिर जोई कहता है कि पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को छोड़ क्यों देते हैं, पता है क्या तुम्हें? मिया ये सुनकर हैरान हो जाती है कि एक्टर जोई क्या तुमने अपने बच्चों को छोड़ दिया है क्या? यहाँ मिया गलत समझ लेती है दोस्तों। तो जोई उसे चुप करवाने की कोशिश करता है कि क्या बकवास कर रही हो फालतू की। कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरी कुछ और ही प्रॉब्लम है। और फिर मिया को समझ आता है कि असल में जोई के पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था, यही बात वो कहने की कोशिश कर रहा है। और ये बात मिया को वैसे बहुत उदास कर जाती है। दोनों फिर ये डिसाइड करते हैं कि जो लोग उनको हर्ट कर रहे हैं उनसे हम बदला लेंगे। इस तरह की ड्रिंक करने के बाद बात खत्म होती है। इसी बीच दोस्तों नीना रेस्टोरेंट पर बैन का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि बैन अभी तक आया नहीं। और जब बैन आता है ना, वो पूछती है कि क्या हो गया, कोई बात छुपा रहे हो क्या मुझसे, कहाँ जाते हो बिना बताए? तो बैन यहाँ पर कहता है कि हनाओ का बेटा मुझसे मिलने आया था। दोस्तों वो हनाओ का बेटा, ये क्या चल रहा है आप ध्यान से सुनिएगा, आगे पता चल जाएगा आपको। नीना शॉक हो जाती है क्योंकि उसको ये तक नहीं पता था कि हनाओ का कोई बेटा भी है। तब बैन उसे समझाता है कि हनाओ की पत्नी हनाओ की मौत के वक्त प्रेग्नेंट थी, पता है तुम्हें? यहाँ से फ्लैशबैक हो जाता है शुरू, जहाँ हमें 2 जवान लड़कों को दिखाया जाता है जो बाहर सीन का मजा ले रहे होते हैं। दोनों ही बड़े बड़े सपनों के बारे में बात कर रहे होते हैं, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे। एक लड़के का नाम है बयून हनाओ
और एक लड़के का नाम है ली। फिर बयून हनाओ ली के पुराने जैकेट को देखकर अपना लेदर जैकेट उसको पहना देता है और ली का जैकेट खुद पहन लेता है, क्योंकि ली का जैकेट उसे ली पर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने खुद पहन लिया और अपना जैकेट ली को दे दिया। ओके दोस्तों, फिर ली कहता है कि सुनो, मेरा पासपोर्ट मेरी जैकेट में रह गया है जो तुमने पहन रखी है। लेकिन बयून हनाओ यहाँ पर कुछ नहीं सुनता। शोर ज्यादा होता है ना, और वो ली को ले जाकर डांस करवाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद होता है एक जोर का धमाका। आग और धुआं चारों तरफ फैल जाता है। लोग चीखते और भागने लग जाते हैं। फिर ली को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। तभी एक नर्स ली को बताती है कि तुम 15 दिनों से कोमा में हो। उसके बाद एक कोरियन नर्स आती है। उससे ली अपने दोस्त के बारे में पूछता है तो नर्स कहती है कि तुम्हारा दोस्त ली मर गया है। ली सोचता है कि मैं तो जिंदा हूँ और नर्स कह रही है कि मैं मर गया हूँ, ये क्या है। फिर ली सोचता है कि अच्छा, ये कंफ्यूजन उस कोड की वजह से है, क्योंकि बयून हनाओ ने मेरी जैकेट पहनी हुई थी और उसमें मेरे सारी आइडेंटिटी थी, और इसीलिए ये लोग जो मरा उसको ली कह रहे हैं और बयून हनाओ ये लोग मुझे समझ रहे हैं। तभी दोस्तों वहाँ पर नीना आती है। उसे तो ये खबर मिली थी कि तुम्हारा पति ली मर चुका है। वो उसकी बॉडी लेने के लिए आई होती है, लेकिन जैसे ही नीना ली को देखती है ना बेड पर, अब वो तो अपने पति को पहचानेगी कि ये ली है, तो वो बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है तो ली उसे सब कुछ समझाता है कि ये सीन हो गया। और तब नीना उसे कहती है कि सुनो, किसी को कुछ मत बताओ, हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी प्रेग्नेंट भी हूँ। दोस्तों यहाँ से ली अपने दोस्त बयून हनाओ की आइडेंटिटी ले लेता है। तो दोस्तों अब आगे यू और जे का क्या होगा? जे को पार्ट टाइम जॉब मिलेगी या कहीं वो अपना घर ही ना बेच डाले? क्रिस और हना का तो सही हो गया, लेकिन लैंडी बिया और उसके पति का चक्कर अभी भी दोस्तों बस बहुत ही। सोचती है कि कल रात को मैंने जोई को क्या क्या बोल दिया यार। दूसरी तरफ जोई भी उठता है और याद करता है कि मैंने मिया को कितना कुछ बोल दिया। फिर जब मिया जोई से मिलती है ना, तो दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्होंने कल रात कोई बात ही नहीं की हो। आगे शियोल को दिखाते हैं। वो अपने भाई से जो उसको रिंग मिली थी वो बेच देता है और उस पैसों से अपनी फी चुका देता है। फिर वो अपने भाई को थैंक्स बोलने के लिए कॉल भी करता है। और यहाँ पर एक बात पता चलती है कि शियोल और उसका भाई ट्विंस ब्रदर है। लेकिन आगे पता है रेहा को क्या लगता है कि शियोल और उसका भाई दोनों लवर्स हैं। तो वो डिसाइड करती है कि अगर शियोल मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता तो उसको अपना दोस्त तो बना ही सकती हूँ। फिर वो सॉकर फील्ड पे जाती है। शियोल से कहती है कि देखो, अगर हम लवर्स नहीं बन सकते तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? शियोल तो उसकी बातें सुनकर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कह क्या रही है। अब आगे हना और क्रिस ग्रोसरीज शॉपिंग करते वक्त काफी मजा कर रहे होते हैं, और जब घर पर आते हैं तभी उनके घर की बेल लैंडी बिया बजा देती है। और इस जल्दबाजी में क्रिस हना को पेंट्री में छुपा देता है। और यहाँ पर क्रिस की माँ बड़े गुस्से में होती है, क्योंकि क्रिस ने नीना से माफी मांगी थी अपनी माँ के बदले। और जैसे ही हना अपनी माँ के बारे में उस लैंडी बिया से गलत सुनती है, मतलब अनसेंट बोलती है वो, तो हना अपना कंट्रोल नहीं कर पाती और लैंडी बिया के पीछे आती है। तो क्रिस सिचुएशन को संभालने के लिए जल्दी जल्दी दरवाजे से अपनी माँ को बाहर निकाल देता है। फिर रूम में आकर देखता है तो हना फुल गुस्से में सोफे पर बैठी होती है। तो वो तो तुरंत घुटनों पर गिरकर हाथ उठाकर माफी मांगता है, और माफी में वो कहता है कि देखो, मैंने रूल तोड़ दिया, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों आपको पता है रूल क्या था? रूल ये था कि इस अपार्टमेंट में कोई भी फैमिली मेंबर नहीं आएगा, ना ही हना का और ना ही क्रिस का। लेकिन हना समझ जाती है कि ये सिचुएशन क्रिस ने नहीं बनाई है, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। फिर क्रिस अपार्टमेंट का पासकोड चेंज कर देता है। आगे मिया जोई को ओ माई बॉस के पोस्टर को शूट करने पे लेकर जाती है और उसका नाम पोस्टर पे टॉप बिलिंग पर होता है। फिर क्रिस यहाँ पर कैमरामैन बन के एंट्री करता है। क्रिस और जोई एक दूसरे को देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ भी जाते हैं। और यहाँ फिर जोई का फोटोशूट स्मूथली चल रहा होता है, लेकिन जैसे दूसरा एक्टर जावेद आता है ना, तो सबका ध्यान उस पर चला जाता है। और जब जावेद मिया के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है तो जोई उन दोनों के बीच आ जाता है, ये दिखाने के लिए कि मिया सिर्फ उसकी इंटर्न है। अगले दिन जे को दिखाते हैं दोस्तों। वो अपने अंकल को अल्ट्रासाउंड दिखाता है और शादी को लेकर बड़ा एक्साइटेड भी होता है। आगे दिखाते हैं तो दिन भर नीना अकेले बैठकर जोई के बारे में सोचती रहती है। और फिर नीना डिसाइड करती है कि हनाओ की ग्रेव पर जाकर शायद कुछ जवाब मिल जाए। तो वो एक गुलाबों का गुच्छा लेकर जाती है। उसे वो दिन याद आ जाता है जब वो और बैन नए नए हनाओ के कब्रिस्तान में खड़े थे। और फिर पूजा करने के बाद नीना बैन से कहती है तुम जोई को घर लेकर आओ, क्योंकि मैं हनाओ के बेटे को नजरअंदाज नहीं कर सकती। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि बच्चों को ये बात मैं खुद बताऊंगी। बैन इतना खुश होता है कि अपनी खुशी छुपा नहीं पाता ये सुनकर। अब नीना सभी बच्चों को टेक्स्ट करती है कि आज रात बच्चों एक इमरजेंसी मीटिंग है, सबको आना है। फिर रात की मीटिंग में सब बच्चे आ जाते हैं। तो नीना कहती है कि पहले सब एक चिंता की गोली खा लो, क्योंकि तुम्हें चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ नीना कहती है कि सुनो बच्चों, तुम्हारे डैड का एक और बेटा है। ये सुनकर तो उनके चारों बच्चों के अलग अलग रिएक्शंस हो जाते हैं। फिर बच्चे एकदम से शॉक में आ जाते हैं और सभी पूछते हैं कि ये सब कैसे और कब हो गया। नीना थोड़ा शांत होकर समझाती है कि ये सब तब हुआ
जब तुम्हारे डैड मुझसे नहीं मिले थे और तुम्हारे डैड को पता ही नहीं था कि मुझसे पहले जिस लड़की को वो डेट कर रहे थे वो प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हारे डैड को भी अभी अभी पता चला है और वो लड़का भी हमारे साथ आके रहना चाहता है। बच्चे दोस्तों एकदम हैरान हो जाते हैं ये सुनकर। सभी सोच रहे होते हैं कि ये रियल लाइफ है या हम किसी ड्रामा में जी रहे हैं। फिर बैन तो खुशी से फूला नहीं समाता और वो जोई को ये गुड न्यूज सुना देता है कि अब तुम भी बेटा हमारे साथ रहने आ सकते हो। लेकिन जोई को थोड़ा अजीब लगता है ये सोचकर कि इतने सारे लोग तो एक छोटी सी जगह में नहीं रह सकते ना। फिर वो बैन से कहता है कि देखो मैं सोच कर बताऊंगा। इधर तो सभी बच्चे नाराज हो जाते हैं और कोई भी नहीं चाहता कि जोई उनके घर में आए। आगे मिया जोई को काम पे ड्रॉप करने के लिए लेकर जा रही होती है और उसे एक रेस्टोरेंट के बाहर ड्रॉप कर देती है जहाँ पर स्टाफ डिनर हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जे अपनी वाइफ यू के साथ अल्ट्रासाउंड करवाने जाता है और जब दोनों बेबी का हार्ट बीट सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे श्योल को दिखाते हैं तो रिकॉर्डिंग सेंटर से कुछ आवाजें आती। वो फ्लैश लाइट लेके अंधेरे हॉल में चुपके से जाता है और देखता है कि रेहा तो दारू में डूबी हुई है और जोर जोर से रो भी रही है। श्योल उसे वार्न करता है कि अरे सिक्योरिटी गार्ड आ जाएंगे, अब इससे पहले कि वो पकड़ी जाए उसे यहाँ से लेकर चलना होगा, ये श्योल के दिमाग में आता है। लेकिन रेहा तो पूरी तरह से नशे में होती है और वो रोते हुए श्योल को बताती है कि पता है तुम्हें मेरे पापा का एक और बेटा है। दोस्तों जैसे सिक्योरिटी गार्ड पास आ जाता है ना, श्योल जल्दी से रेहा को एक दीवार के पीछे खींच लेता है और उसका मुंह हाथ से बंद कर देता है ताकि कोई आवाज ना आए। और जब गार्ड चला जाता है तब रेहा स्माइल करती है और श्योल का दिल भी तेज तेज धड़कने लग जाता है। फिर रेहा को मिया का टेक्स्ट आता है तो रेहा भी श्योल को गुड बाय बोल देती है और चली जाती है। आगे रेहा और मिया स्टोर के बाहर दारू पी रही होती है। हना भी उनको ज्वाइन कर लेती है। तीनों अपने दिन की सारी तकलीफें डिस्कस करती है। तभी जे आता है और कहता है कि जो हो रहा है उसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जे क्लियर कर देता है कि मैं उस बंदे को अपना बड़ा भाई कभी नहीं मानूंगा। आगे दोस्तों क्रिस को दिखाते हैं वो रेस्टोरेंट जाता है लेकिन लैंडलेडी बिया ने उसका ब्लाइंड डेट अरेंज किया हुआ था। फिर क्रिस तुरंत उस इनोसेंट लड़की से कह देता है कि देखो मैं ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा हूँ तो तुम्हें डेट नहीं कर सकता। लड़की भी गुस्से में लैंडलेडी बिया को फोन कर देती है और कहती है अरे अपने बेटे को समझा लो, तुम्हारा बेटा ऑलरेडी किसी और के साथ है और तुम मुझसे सेट करने के लिए कह रही हो उसे। और फिर गुस्से में लैंडलेडी बिया भी क्रिस से ही सवाल करती है अरे कौन है वो लड़की जिसे तुम डेट कर रहे हो। क्रिस कहता है कि माँ आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मैंने आपको पहले भी बोला है और दोबारा नहीं बोलूंगा। आगे जोई अपने नए परिवार के मेंबर्स की एक लिस्ट बनाता है और सबके लिए गिफ्ट चूज करने के लिए मिया की हेल्प भी लेता है। मिया भी उसकी हेल्प करती है। फिर लंच के दौरान जोई मिया को बताता है कि मैं अपने डैड के घर में रहने जा रहा हूँ, पता है तुम्हें। मिया भी एक लंबी सांस भरती है और पूछती है एक बात बताओ कितने बच्चे हैं तुम्हारी फैमिली में। जोई रिप्लाई करता है कि 4। तो मिया तो एक पल के लिए सोचती है कि कहीं हमारे डैड का बेटा यही जोई तो नहीं है, लेकिन फिर सोचती है कि अरे और भी तो फैमिलीज हो सकती हैं जिनके 4 बच्चे हों। आगे हना अपना रूम खाली कर रही होती है और मिया भी वहीं पर होती है। तभी मिया को कॉल आता है और वो हना से एक पेन लेकर कुछ लिखती है। फिर कॉल कट होने पे मिया कहती है कि यू तुमने अब तक माफी भी नहीं मांगी और तुम्हें लगता है कि तुम इजीली मेरे भाई जे से शादी कर लोगी, वाह। और मिया की ये बात दोस्तों हना के पेन में रिकॉर्ड हो जाती है क्योंकि वो दूसरे किस्म का पेन होता है। आगे जोई अपने डैड बैन के यहाँ रहने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पेट टर्टल को भी लेकर चला जाता है। इधर जे अपनी बहनों को टेक्स्ट करता है कि तुम लोग घर पर क्यों नहीं हो, मैं 1 घंटे में आने वाला हूँ, घर पर रहो। फिर आगे जोई अपनी कार से निकलता है और बैन उसका इंतजार में होता है। जोई जैसे पहुंचता है ना तो बैन उसके बैग्स उठाने में मदद करता है, लेकिन जोई एक ट्रक की तरफ इशारा करता है और जोई दोस्तों पूरा ट्रक भर के सामान लाया था। घर के अंदर चारों भाई बहन बैठकर जोई का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जोई बड़ी सी स्माइल के साथ घर में आता है और नीना को अपना गिफ्ट देता है। एक एक करके बैन सभी बच्चों से जोई को अच्छे से मिलवाता है। जोई भी हर एक को हेलो कहता है, लेकिन जब वो लास्ट पर्सन की तरफ बढ़ता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें भी बड़ी हो जाती है। और दोस्तों मिया का भी वही हाल होता है। फिर जोई मिया को उदास देखकर सीधा पूछता है कि क्या तुम उनकी बेटी हो। तभी नीना और बैन भी जोई से पूछ लेते हैं कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। जोई कहता है कि हाँ। फिर जोई सभी को गिफ्ट देना शुरू करता है, लेकिन भाई बहन उतने खुश नहीं लगते दोस्तों। हाँ, हना को थोड़ा सुकून मिलता है कि ये बंदा एक सेलिब्रिटी है, कोई अननोन आदमी नहीं है। फिर भी सबको मिया के लिए बड़ा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो ठीक नहीं होती, उसको अच्छा फील नहीं होता। फिर सभी लोग जोई के रूम में जाते हैं जहाँ जोई का सामान इतना ज्यादा होता है कि बेडरूम में आता ही नहीं और हर जगह फैला होता है। तो जो यहाँ भी अपनी इंटर्न को बोलता है डिलीवरी मैन को कॉल करने के लिए। मिया भी सीधा यस कह देती है, जैसे ऑफिस का काम हो वैसा ही। लेकिन हना को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि मिया ऑफिस में उसकी इंटर्न है, घर में तो उसकी बहन है ना। अब इसी बीच ग्रैंड माँ, आंट, अंकल और नेफ्यू भी आ जाते हैं और जब जो कुर्सी पर बैठता है तो नीना एक्सप्लेन करती है कि उसको आदत है और बाकी सभी जमीन पर बैठ जाते हैं। फिर ग्रैंड माँ की घूरती आंखों को देखकर जोई नीचे जमीन पर आ जाता है। उसे लगता है कि ऊपर बैठना ठीक नहीं होगा। फिर जोई कहने लग जाता है कि सुनो, मेरे बाथरूम में बिडे लगवाना है मुझे। तभी हना कहती है कि अरे शावर से ही धो लो। तभी ग्रैंड माँ आंट से पूछती है कि ये बिडे क्या होता है।
तो आंट तो जोर से फूंक मार कर कहती है ये पानी मार के धोना होता है। तो ग्रैंडमा भी सीधे जोई से पूछ लेती है कि अरे तुम्हारे उधर आग लगी हुई है क्या जो तुम्हें इतना फोर्स वाला पानी चाहिए। सभी भाई बहन हंसी नहीं रोक पाते और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर जब जोई ग्रैंडमा को बताता है कि देखो मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं, किस तरह के सेलिब्रिटी हो तुम। तो जोई एक ड्रामा का नाम बताता है तो ग्रैंडमा तो तुरंत कहती है कि मैंने ड्रामा देखना छोड़ दिया, बड़े बोरिंग होते हैं वो। इस तरह रात भर इनकी बातें चलती है। फिर बात आती है जोई के कछुए की। ग्रैंडमा तो ये सोच रही है कि जोई उसको मोटा कर रहा है ताकि गर्मियों में उसका सूप बना पाए। ग्रैंडमा कहती है काम करो, उसे रूफ पर जो चिकन्स है ना उनके साथ मिला दो, फिर गर्मियों में उसका सूप पियेंगे अच्छे से। जोई तो ये सुनकर हिल जाता है कि ये क्या सोच रही है, मैंने इसको अपने प्यार के लिए पाला हुआ है। इस तरह वो इनकी बहकी बहकी बातें सुनकर जल्दी से उठकर चला जाता है अपने रूम में अपने टर्टल को लेकर। नीना और बैन उसके रूम में गुड नाइट कहने आ जाते हैं। मतलब अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है दोस्तों। आगे मिया छत पर बैठी होती है और अपनी बदकिस्मती पर गुस्सा करती है कि पहले वो यू और अब ये एक्टर जोई। दूसरी ओर ना जोई को पहली रात बयून के घर पे नींद नहीं आती। फिर सुबह जोई ने बाथरूम के कई चक्कर लगाए होते हैं, लेकिन बाथरूम में लाइन लगी होती है, इतने सारे लोग जो हैं और उससे कंट्रोल नहीं होता। तो हना उसको एक प्लास्टिक बोतल देकर कहती है लो इसमें कर लो। आगे जोई फैमिली के साथ नाश्ता करने बैठता है तो नीना पूछ ही लेती है कि मछली का टेस्ट कैसा लगा। जो कहता है कि ये तो बासी फिश है ना, अरे मुझे ताजा चाहिए। नीना भी प्रॉमिस कर लेती कि ठीक है बेटा, अगली बार फ्रेश बनाऊंगी। फिर जोई मिया को आवाज देके कहता है कि इंटर्न एक कॉल लगाओ तो जरा। हना को इस बार भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अरे थोड़ी तमीज से बात कर लो, वो 24 घंटे तुम्हारी इंटर्न नहीं है, घर में तुम्हारी बहन है और तुम उसको 24 घंटे की सैलरी नहीं दे रहे हो, समझे। जोई भी इस बात पर कुछ नहीं कहता। आगे जब हना क्रिस को मिलती है तो वो एक ड्रामा मेकर न्यूज देती है कि सुनो मेरे डैड का एक और बेटा है और वो कोई और नहीं सेलिब्रिटी जोई है। क्रिस तो बहुत शॉक होकर कहता है कि क्या जोई उसी ड्रामा में एक्टर है जिसमें मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ अभी, और सच बताऊं तो ये बहुत ही छोटा काम है, मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो हना तो हैरान होकर कहती है कि तुमसे भी छोटा काम मेरी बहन मिया कर रही है जो कि पता है इंटर्न है, वो भी उस जोई की। ये सुनते ही क्रिस का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। आगे जोई को समझ नहीं आता कि मिया उसे इग्नोर क्यों कर रही है। फिर जोई कभी एंटरटेनमेंट के बाहर जय को एक औरत के साथ देखता है तो तुरंत समझ जाता है कि वो औरत यू होगी जो कि उसके मंगेतर भी है। लेकिन तभी उसको ये बात भी याद आती है कि यू ही वो लड़की है जिसने मिया को बुली किया था क्लास में, जब मतलब वो स्कूल पढ़ते थे। आगे देखते हैं तो जे और यू कुछ अपार्टमेंट्स देखते हैं, लेकिन जो कुछ भी वो देखते हैं उनके बजट के बाहर ही होता है। फिर लंच के दौरान जे कहता है कि शायद हमें शादी करने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। यू भी एग्री कर देती है। फिर जे इसी खुशी के पल का फायदा उठाकर यू को बता देता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा एक और भाई है। यू भी ये सुनकर बड़े शॉकिंग रिएक्शंस देती है। अब आगे देखते हैं तो जब जोई अपने नए घर पर पहुंचता है तो सबसे पहले अपनी मॉम से मिया के बारे में पूछता है। मॉम बताती है कि मिया नीचे अपनी ग्रैंडमा के पास गई है और वहीं पर सोएगी। ये सुनकर जोई समझ जाता है कि मिया उसे हर जगह अवॉइड कर रही है। दूसरी ओर हना अपने अपार्टमेंट में क्रिस के साथ बड़ी खुश होती है। वो थोड़ी थकी भी लग रही है, लेकिन क्रिस बड़े प्यार से कहता है कि आज मैं ना तुम्हारा मेकअप उतारूंगा, और फिर वो धीरे धीरे उसका मेकअप उतारने लग जाता है। तो हना इतने प्यार भरी केयर देखकर बड़ी खुश होकर क्रिस को किस कर लेती है। अब आगे एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती है दोस्तों, जो क्रिस करता है, क्योंकि सुबह जब उसको हना उठाती है तो वो कहता है अरे मुझे सोने दो लिम। दोस्तों लिम तो आपको याद है ना, जो क्रिस पर हमेशा डोरे डालती रहती है। लेकिन जैसे क्रिस के मुंह से लिम निकलता है तो वो तुरंत हना से सॉरी भी कह देता है कि गलती से निकल गया। वो कहता है कि मैं अपनी कॉलीग लिम के साथ बहुत ही टाइम बिता रहा हूँ ऑफिस में, इसलिए आदत पड़ गई उसका नाम लेने की, बाकी कुछ नहीं है हमारे बीच। और ये सुनते ही हना क्रिस को अपने सर से मारती है। और फिर क्रिस अपनी गलती सुधारने के लिए ऑफिस में हना को सुनाने के लिए लिम को बार बार हना कहकर पुकारता है ताकि हना को अच्छा लगे। यहाँ से दोस्तों शियोल को देखा दे, जो रिया को देख लेता है जब वो एक अंधे आदमी की मदद कर रही होती है। शियोल सोचता है कि ये लड़की इतनी बुरी भी नहीं है जितना मैं सोच रहा था। और जब आगे शियोल सो रहा होता है ना, तो रिया शियोल के मेकशिफ्ट रूम में आ जाती है। तो शियोल तो रिया का आईलाइनर देखकर कहता है कि ये कैसा मेकअप किया है तुमने। रिया कहती है तुम वो छोड़ो, ये बताओ कि कौन सा आई मेकअप बेटर लगेगा, नेचुरल या स्मोकी। फिर तो आगे वो अपने बाल धोने में भी उसकी मदद मांगती है ताकि अपने ब्लाइंड डेट के लिए तैयार हो पाए। क्योंकि दोस्तों ब्लाइंड डेट वो इसीलिए करना चाहती है क्योंकि अभी वो शियोल को अपना दोस्त मानने लगी है। उसने कहा था ना कि अगर हम दोनों लवर्स नहीं बन पाते तो दोस्त ही अच्छे हैं। आगे जय अपनी मॉम और डैड से पूछता है कि क्या मैं और यू शादी के बाद घर में रह सकते हैं क्या। तो बैन और नीना बड़े खुश हो जाते हैं कि बेटा हम तो यही चाहते थे। दूसरी ओर जोए मिया को काम पे ढूंढता है, लेकिन मिया डेस्क के नीचे छुप जाती है। जोए मिया का फोन उठा लेता है ताकि मिया उसके पास अपना फोन लेने के लिए आए। और जब मिया जोए के ऑफिस अपना फोन लेने जाती है तो जोए पूछ लेता है कि
एक बात बताओ, तुम मुझे 2 दिन से इग्नोर क्यों कर रही हो? लेकिन मिया इस सवाल का जवाब नहीं देती। फिर जोई गुस्से में कहता है कि एक बात बताओ यार, तुम्हारी फैमिली मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों करती है? तुम्हारी ग्रैंडमा तो लेजर जैसी आंखों से देख रही थी और तुम्हारे सिबलिंग्स तो अरे मुझे जिंदा जला देंगे इस तरह दिखते हैं वो। मैंने कोई गलत काम किया है क्या? मिया तो इरिटेटेड होकर कहती है कि तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? मेरे डैड एक सौतेले बेटे को लेकर आए हैं तो फैमिली तुम्हारे साथ अच्छे से कैसे रहेगी? मिया दोस्तों गुस्से में चली जाती है। फिर जो मिया को आवाज लगाता और कहता है कि हे जुड़ो, घर और काम अलग होने चाहिए, समझे? तुम्हें घर को और काम को अलग रखना चाहिए। मिया को ये बात समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ नहीं देखती दोस्तों। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम जे एक और बम गिरा देता है। वो सबको बताता है कि यू और वो यहाँ पर रहने का प्लान बना रहे हैं, यानी कि घर में अब घिचपिच होने वाली है। मिया तुरंत बोल देती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर रहे, बस साफ और सीधी बात है। लेकिन बैन सबसे कहता है कि देखो फैसला हो चुका है और अब सबको इस फैसले को मानना होगा। ये सुनकर मिया गुस्से में सीधे छत पर चली जाती है। जोई भी उसके पीछे चला जाता है। अब दोस्तों अगली सुबह की बात है। जोई बड़ा खुश होता है कि कम से कम आज तो बाथरूम खाली है और वो वॉशरूम जाता है। पर दोस्तों वो आज भी सही ढंग से कर नहीं पाता क्योंकि बाहर से रेहा बार बार दरवाजे पे फोड़ रही होती है कि खोलो खोलो खोलो। अब आगे देखते हैं तो हना मिया को मिलने के लिए बुलाती है और दोनों एक छोटे से कैफे में लंच करते हैं। हना मिया को समझाती है कि देखो तुम्हें जे को सब बता देना चाहिए कि उसकी गर्लफ्रेंड यू तुम्हारे साथ पहले बदतमीजी करती थी जब तुम 10th में थी। काफी सोचने के बाद मिया भी परेशान हो जाती है कि अगर उसने जे को सब कुछ बता दिया और फिर भी जे ने यू से शादी कर ली तो शायद वो जे को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। फिर मिया दोस्तों ऑफिस में यू से सीधा सवाल पूछ लेती है कि सुना है तुम बिना माफी मांगे हमारे घर में रहने का प्लान बना रही हो। और ये कहते कहते मिया पुरानी बातें याद करती है और बताती है कि कैसे यू ने उसे स्कूल में बुली किया था। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि यू माफी मांगने का नाम ही नहीं लेती और माफी मांगने के बजाय अपनी सफाई देती है। अब एक फ्लैशबैक में चलते हैं। जब टीचर क्लासरूम में यू को ढूंढने आती है तो मिया कहती है कि यू वॉशरूम में है, लेकिन टीचर कहती है कि सुनो जैसे यू आ जाए तो उसे मेरे ऑफिस में भेज देना। अब यहाँ पर मिया कह देती है कि शायद यू अपनी स्टेप मदर के साथ रहती है इसलिए वो अपनी माँ को नहीं ला पाएगी। और दोस्तों यू ये सारी बातें सुन लेती है और शर्मिंदा भी हो जाती है क्योंकि यू नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स्ड है। अब मिया ने टीचर को ये बता दिया था तो यू को बड़ा बुरा लगा और अब प्रेजेंट में मिया यू से कहती है कि देखो अच्छे से मुझसे माफी मांग लो। लेकिन जब यू माफी नहीं मांगती तो मिया कहती है कि ठीक है फिर मैं भी अपने भाई को सब बता दूंगी। वो तुरंत जे को कॉल करके कहती है कि मेरे पास कुछ जरूरी बात है कहने को। और फिर इस तरह दोनों अगले दिन काम के बाद मिलने का प्लान बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यू को हना का कॉल आता है क्योंकि हना उसका इंतजार कर रही थी कैफे में। यू जैसे उससे मिलती है ना तो हना सीधा बोल देती है कि बैठो और एक बात बताओ तुमने मिया के साथ ऐसा क्यों किया? तब यू परेशान होकर कहती है कि मैं मिया के परिवार से जलन करती थी। और यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ मिया के डैड उसके लिए गरम गरम लंच लेकर आते हैं और यू दूर से देखती रहती है। उसके मन में जलन होती है क्योंकि उसके पास कोई नहीं था जो उसकी इतनी फिक्र करता। और इस तरह यू मिया और उसके डैड के बीच के प्यार को देखकर थोड़ी उदास हो जाती है। और अब प्रेजेंट में यू हना को समझाती है कि मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और मैं अपनी स्टेप मदर के साथ रह रही थी। मेरे पास तो लंच के लिए पैसे भी नहीं होते थे, फिर भी मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में अपने दोस्तों से बात तक नहीं कर सकती थी। अब हना उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनती है लेकिन कहती है कि ये तो कोई वजह नहीं है किसी को बुली करने के लिए। तुम्हें देखो पछताना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए मिया से। अगर मिया तुम्हें माफ कर देती है तो मैं भी कर दूंगी, अगर नहीं तो मैं भी नहीं करूंगी। इस तरह हना यू को समझा कर चली जाती है और यू बिल्कुल दुखी हो जाती है। घर जाकर यू अपने बिस्तर पर बैठी होती है और पूरी सिचुएशन पर अफसोस करती है। दूसरी ओर दोस्तों जे और अंकल अपना नाइट शिफ्ट का काम करते हैं और जो भी वो काम कर रहे थे ना बड़ा थकाने वाला काम था। अब आगे मॉम और जोई घर में अकेले होते हैं, दोनों मिलकर आराम से लंच करते हैं। तभी अंकल को दिखाते हैं। रात भर काम करने के बाद वो बड़ा थक चुका था। उसे वैसे तो आराम करने का मन करता है लेकिन उसके और भी काम होते हैं तो वो कर नहीं पाता। उसे दोस्तों फोटोग्राफी स्टूडियो का काम भी मिस नहीं करना था। तो अंकल बड़ा थकान में धीरे धीरे काम कर रहा होता है। तभी वो ओनर से पूछता है कि क्या मैं घर जा सकता हूँ, लेकिन बॉस मना कर देता है। लेकिन तभी आंट देख लेती है कि बॉस अंकल को डांट रहा है। उस अंकल के लिए बड़ा बुरा लगता है। तो जैसे बॉस बाहर निकलता है आंट उसको धमका देती है कि देखो काम करवाना है तो अच्छे से करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। इसके बाद वो अंकल का बड़े अच्छे से ध्यान रखती है, उसे गरम गरम लंच खिलाती है। आगे दोस्तों रिकॉर्डिंग सेंटर के सभी एम्प्लॉयज एक इंपॉर्टेंट सॉकर मैच देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। रेहा मैच के दौरान शियोल से अलग अलग सवाल करती रहती है और शियोल उसको टेक्निकल मूव समझाता रहता है। जब दोनों पॉपकॉर्न के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उनके हाथ टच हो जाते हैं और फिर जब सभी चीयर करते हैं तो एक्साइटमेंट में रेहा शियोल को गले लगा लेती है। मैच के बाद भी रेहा मस्ती से शियोल के साथ चलते हुए स्किपिंग करती है। तभी शियोल का भाई उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों गले मिलते हैं और हाथ में हाथ डालकर निकल जाते हैं। रेहा तो दोस्तों अभी भी
गलतफहमी में है कि कहीं ये दोनों लवर्स तो नहीं है। अब आगे लंच के वक्त शियोल और उसका भाई अपनी जिंदगी की बातें करते हैं। शियोल तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होता है, लेकिन वो उसके फादर को पसंद नहीं, और जो उसका भाई है वो बिजनेस संभालता है फैमिली का। लेकिन अभी के लिए शियोल का मेन फोकस सॉकर है। धीरे धीरे पता चल जाता है कि शियोल और उसके फादर के बीच जो दूरी है उसका असली वजह क्या है। उसकी असली वजह यही है कि शियोल को स्पोर्ट्स पसंद है, लेकिन उसके पापा को नहीं। अब आगे यू मिया से बात करना चाहती है तो दोनों बाहर जाते हैं। यू पूछती है कि मिया तुमने जैसे बात की क्या, तो मिया सीधे जवाब देती है कि देखो अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यू उससे तुरंत माफी मांगती है कि प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से शादी करने दो, उसे कुछ मत बताओ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। यहाँ से सीन कट होता है और जे अपने फोन पर शादी का हॉल देख रहा होता है। तो मिया उससे कैफे में मिलती है और पूछती है कि भाई क्या तुम उस औरत से प्यार करते हो, एक बात बताओ तुम्हें उसमें पसंद क्या है। तब जे बताता है कि यू मुझ पे भरोसा करती है, मुझे कॉन्फिडेंट फील करवाती है, और उसके चेहरे की मुस्कान से मिया समझ जाती है कि जे सच्चे दिल से यू से प्यार करता है। और फिर वो भी सोच लेती है कि वो यू के बारे में अपने भाई से कुछ नहीं बताएगी। दूसरी ओर हना और क्रिस ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे होते हैं। दोनों हाथ में हाथ डाल के ग्रोसरी स्टोर के रास्तों में आराम से घूम रहे होते हैं। रेहा भी वहीं स्टोर में होती है और उन दोनों को देख लेती है दोस्तों। फिर रेहा चुपके से उनकी पिक्चर्स भी ले लेती है, धीरे धीरे उनका पीछा भी करती है। तभी हना और क्रिस अपार्टमेंट नंबर 2003 में घुसते हैं। रेहा भी अपार्टमेंट का नंबर क्लिक कर लेती है। फिर हना को एक मैसेज आता है, हना और क्रिस की फोटो। तो जैसे ही हना और क्रिस वो फोटोज को देखते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि वो दोनों पकड़े गए हैं। पकड़े जाने पर दोस्तों हना अपनी छोटी बहन रेहा को कॉफी शॉप में बुलाती है और रेहा सीधा सवाल पूछती है कि एक बात बताओ, मॉम और डैड को पता चलेगा तो क्या करोगी। तो हना तो अपनी छोटी बहन को चुप रहने के लिए कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। रेहा की डिमांड भी बड़ी सिंपल होती है, एक डिजाइनर बैग। और फिर हना भी दोस्तों उसको बैग खरीद कर देने का वादा कर देती है और साथ ही कहती है कि सुनो ये राज अपने तक ही रखना। इसी बीच यहाँ क्रिस बड़ा नर्वस होता है, उसे डर होता है कि कहीं वो पकड़े ना जाए, मतलब सभी को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन तभी हना वापस आती है और कहती है कि मैंने रेहा का मुंह बंद कर दिया है पैसे से। अब आगे ऑफिस में दोस्तों जोय और मिया एक मीटिंग के लिए साथ जा रहे होते हैं और मीटिंग के दौरान यू जोय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आउटफिट्स दिखाती है। तो जोय तो जानबूझकर सभी आउटफिट्स को रिजेक्ट कर देता है, बोलता है कि ये पुराने स्टाइल्स हैं और दूसरे एक्टर्स पहले भी पहन चुके हैं। इस तरह वो यू को डांट भी लगा देता है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है क्या फैशन की। अब मीटिंग खत्म करके जोय निकल जाता है, लेकिन जब वो यू को स्टाइलिस्ट पे चिल्लाते हुए सुनता है ना तो वापस आ जाता है और कहता है कि मिस यू, तुम्हारे अंदाज से लगता है कि तुमने बचपन में बहुत लोगों का दिल दुखाया है, सभी को डराया है तुमने। अब दोस्तों जो ये सारी चीजें इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो मिया की हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसका टाइमिंग और तरीका थोड़ा गलत पड़ जाता है और अब मिया भी दोस्तों काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि जोय उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर कर रहा है। मिया सीधे कह देती है कि देखो मुझे दूसरी टीम में ट्रांसफर करवा दो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। जो भी कह देता है कि ठीक है मैं डायरेक्टर से बात कर लूंगा, डायरेक्टर गैंग से। थोड़ी देर के बाद दोस्तों मिया यू से टकरा जाती है और दोनों एक दूसरे को बड़ा गंदा लुक देते हैं। मिया उसे सिर्फ एक ही चीज कहती है कि सुनो यू, अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी तुम्हारे बारे में बस। अब दोस्तों हना को दिखाते हैं जो बड़ी टेंशन में होती है क्योंकि उसे अभी भी ये लग रहा होता है कि कहीं रेहा ने घर में मेरे और किस के बारे में बताया तो नहीं। तो वो जानबूझकर मिया को कॉल करती है और थोड़ा इधर उधर की बातें पूछने लगती है कि घर में सब ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। मिया भी कहती है कि सब ठीक है, लेकिन सुनो यू ने मुझसे माफी मांग ली है और मुझे बढ़िया फील हो रहा है। वैसे कॉल के बाद दोस्तों हना चैन की सांस लेती है, ये सोचकर कि रेहा ने अब तक घर में कुछ नहीं बताया। आगे दोस्तों नीना और बैन को दिखाते हैं, वो असली हनाओं की चाची से मिलने नर्सिंग होम जाते हैं। रास्ते में बैन अपने बचपन की उनके साथ कुछ पुरानी यादों में खो जाता है। फिर एक फ्लैशबैक में मार्शल आर्ट्स क्लास के बाद कोच टीम को समझाता है कि देखो मैच के पहले सभी अपने बिहेवियर पर ध्यान रखें, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तभी घर जाते वक्त बैन कुछ स्टूडेंट्स को एक लड़के को मारते हुए देखते हैं। पहले तो वो सोचता है कि मैं उसे बचाने जाता हूँ, लेकिन तभी उसे कोच की बात याद आती है कि परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए कभी भी। इसलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है ताकि सब कुछ बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाए। लेकिन जब वो वापस क्राइम सीन पे आता है तो वो लड़का बेहोश हो जाता है, उसके सिर से खून बह रहा होता है। पुलिस आती है और बिना बात समझे बैन को कातिल मानकर अरेस्ट कर लेती है। बैन तो बार बार कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन पुलिस उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अब बैन की माँ जब पुलिस आती है तो वो अपनी माँ को बताता है कि माँ मैंने बस रिपोर्ट की थी, मैंने कत्ल नहीं किया और जिन बच्चों ने मारा मैं उन्हें पहचान सकता हूँ। लेकिन दोस्तों कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और इस तरह बैन को उस लड़के की मौत का दोषी मानकर जेल भेज दिया जाता है और 3 साल की सजा दी जाती है। फिर भी वो अपने निर्दोष होने की बात पर कायम रहता है। उसकी माँ ये सब सह नहीं पाती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। प्रेजेंट में दोस्तों नीना और बैन उस पेनफुल मेमोरी को याद करते हैं। अब आगे श्योर और उसका भाई रेहा की योगा क्लास को ज्वाइन करते हैं और दोनों कपल की तरह वर्कआउट कर रहे होते हैं। रेहा भी उनको अपने सही तरीके से बैक सीधा करने में मदद करती है, लेकिन वो दोनों इस तरह से वर्कआउट कर रहे होते हैं कि रेहा को लगता है ये दोनों कर क्या रहे हैं, फ्लर्टिंग या वर्कआउट।
अब लेसन के बाद रेहा उसके भाई से पूछती है, यानी कि शियोल के भाई से, कि कैसी लगी क्लास। तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। और धीरे धीरे दोस्तों वो रेहा का नंबर मांगता है, साथ ही डेट पर चलने को कहता है। रेहा भी सोचती है कि ये आदमी पागल है क्या। आगे बाहर मिया और जोई आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन दोनों चुपचाप गुजर जाते हैं। तभी मिया को टाइबो का कॉल आता है, जो पूछता है कि क्या हो गया, तुम्हारा और जोई का झगड़ा हुआ है क्या। मिया कहती है कि देखो, झगड़ा हुआ या ना हुआ उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जोई के साथ काम नहीं करना चाहती। फिर आगे दिखाते हैं दोस्तों, तो जोई जे से फ्रिज से कैबेज निकालने को कहता है। जे तो इग्नोर करके कहता है कि सुनो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं, क्योंकि तुम मुझसे हाइट में छोटे हो। इस तरह दोस्तों इनकी आपस में बकवास चलती है। और अब पेरेंट्स डे आ रहा होता है। जे कुछ स्पेशल करना चाहता है अपने मॉम डैड के लिए, तो वो मिया और रेहा की राय भी पूछता है। अब जैसे ये भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो जोई वहां से गुजरकर पूछता है कि क्या मैं कुछ हेल्प करूं। लेकिन दोस्तों यहाँ भी जे कह देता है कि अरे तुम अपने काम से काम रखो बस। लेकिन रेहा कहती है कि अरे यार, आने दो ना जोई को भी, उसके आइडिया भी सुन लेते हैं, शायद हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वो देखो रिच है, उसको कई सारे आइडिया पता है। लेकिन दोस्तों जे फिर इस बात को रिजेक्ट कर देता है और मियाँ भी हाँ में हाँ मिलाती है। बेचारा जोई अपने रूम में उदास होकर चला जाता है। जोई अपने कमरे में बैठा सोचता है कि यार मैं यहाँ पर रह क्यों रहा हूँ, ना ही कोई मेरे साथ अच्छे से बात कर रहा है, तो फायदा क्या यहाँ पर रहने का। इसलिए वो डिसाइड करता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वो अपने पैट टर्टल को उसके बॉक्स में डालकर कार में बैठकर निकलने वाला होता है कि तभी नीना और बैन वहां से गुजरते हैं। तो वो जोई को देखते हैं और सोचते हैं कि जोई शायद अभी काम से वापस आया है। लेकिन दोस्तों जोई तभी अपना मूड चेंज कर लेता है, क्योंकि वो नीना और बैन का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए वो वापस घर चला जाता है। अब आगे दोस्तों रेहा को ये टेंशन होती है कि सिर्फ मुझे पता है हना और क्रिस के बारे में, एक काम करती हूँ मिया को भी सब बता देती हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं, एक फ्रेंड की कहानी के तौर पर। लेकिन दोस्तों पहले तो वो इस तरह बताती है जैसे वो सारी कहानी उसकी फ्रेंड के साथ हो रही हो, लेकिन फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो कह देती है कि सुनो, ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, ये हना के बारे में है। ये सुनकर तो मिया भी शॉक, तो रेहा उसे चुप कराती है और पिक्चर्स दिखाती है जो उसने उस दिन क्लिक की थी। मिया को तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो क्रिस को ओ माई बॉस के प्रोड्यूसर के रूप में पहचानती है। अब एक रात तो ये बात मिया भी अपने दिल में दबा देती है, लेकिन वो सोचती है कि क्यों ना जय को भी ये बात बता दूं, क्योंकि वो है तो हमारा बड़ा भाई। फिर मिया और रेहा प्लान बनाती है कि काम के बाद हम उसे सब बता देंगे। अब आगे दोस्तों नीना और जोई रेस्टोरेंट में बैन की मदद करने के लिए नीचे आते हैं। मिया तो पहले से ही रोल के ऑर्डर को पैक कर रही होती है, फिर जोई भी रोल पैक करने की कोशिश करता है। आगे दिखाते हैं दोस्तों क्रिस और हना को, दोनों डेट पर जाते हैं, दोनों मजे में तस्वीरें खिंचवाते हैं। आज तो लगता है दोनों बहुत ही फ्री है और किसिंग सेल्फीज ले रहे होते हैं। तभी मिया सोचती है कि मॉम तो घर पर है नहीं, तो मैं जे को आराम से सारी बात बता देती हूँ हना और क्रिस के बारे में। वो कहती है कि हना किसी लड़के के साथ रह रही है। जे थोड़ा लेट रिएक्ट करता है और फिर चिल्ला पड़ता है कि क्या, हना किसी लड़के के साथ रह रही है क्या। रेहा तो उसे पिक्चर्स भी दिखाती है, लेकिन तभी नीना घर के रूफटॉप पर कपड़े सुखाने के दौरान सब कुछ सुन लेती है। वो भी जोर से दरवाजा ठोकती है कि क्या, हना किसी लड़के के साथ रह रही है। वो फिर चिल्लाती है दोस्तों, तो मिया धीरे से कहती है कि हाँ मॉम। नीना को तो बेहोशी छाने लगती है और वो तुरंत एड्रेस मांगती है। डर के मारे रेहा अपार्टमेंट नंबर 2003 दिखा देती है कि वहाँ पर रहते हैं वो। अब आगे हना क्रिस से अपनी डेट की तस्वीरें अपने फोन में भेजने के लिए कहती है, लेकिन नींद में क्रिस गलती से फोटोज अपनी मॉम को भेज देता है, और जैसे ही लैंडलेडी बिया को तस्वीरें दिखती है, वो गुस्से में पागल हो जाती है और तुरंत अपने बेटे के अपार्टमेंट जाने लगती है। दूसरी ओर नीना ने टैक्सी बुलाई होती है और वो भी हना के अपार्टमेंट के लिए निकल जाती है। नीना भी पहले पहुंच जाती है और दरवाजे पे जोर जोर से चिल्लाती है कि दरवाजा खोलो, मुझे सब पता है। हना जैसा ही दरवाजा खोलती है तो नीना अंदर आ जाती है और हना के डर के मारे हालत खराब। ये कम नहीं था दोस्तों कि इसी बीच लैंडलेडी बिया भी अपार्टमेंट में दाखिल होती है। हना की मॉम तो हना को पीटने लगती है और कहती है कि सुनो, कोट पहनो और चलो मेरे साथ। आगे दोस्तों जे और उसकी छोटी बहन डिसाइड करते हैं कि अब बैन को हना के बारे में सब कुछ बताना ही होगा। तो जैसे ही बैन ये खबर सुनता है, बैन काफी हिला देने वाले शौक में बाहर निकलता है और अपने बच्चों को सीधा ऊपर जाने का ऑर्डर दे देता है। तभी दोस्तों नीना और हना भी टैक्सी से घर पहुंच जाती है। बैन नीना को अंदर लेकर जाता है और हना तो बस अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे शर्मिंदगी में चली जाती है। फिर जब हना अपना सर झुका के सॉरी कहती है ना, तब नीना का गुस्सा फिर से आसमान पे चला जाता है। सॉरी बोल रही हो, सॉरी। नीना गुस्से से चीख कर हना की सारी हरकतों का काउंट स्टार्ट कर देती है कि कैसे तुम पहले दिन से ही हमें बेवकूफ बनाने का प्लान कर रही थी। हना भी अब धीमी आवाज में कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला। नीना तो दोस्तों ये सुनकर इतने गुस्से में हो जाती है ना कि उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हना फिर कहती है कि देखो, दो एडल्ट साथ में रह रहे हैं, इसमें गलत क्या है। तभी बैन तुरंत बीच में कह देता है कि क्या कर रही हो, अपनी माँ से ऐसे बात कर रही हो क्या, तुम्हारी शादी नहीं हुई है और तुम एक लड़के के साथ अपार्टमेंट में रह रही हो अकेले। वहीं दोस्तों लैंडलेडी बिया अपने बेटे क्रिस को अच्छी तरह खूब डांट लगा रही होती है। अब आगे जे भी एक के बाद एक करके हना से सवाल पूछता जाता है, तो हना उससे कहती है कि तुम्हें क्या है मुझसे। तभी जे कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ मैंने मॉम डैड को डिसअपॉइंट किया, पर तुमने उनका विश्वास तोड़ा है। तुम नहीं जानती कि तुम उन दोनों के लिए क्या हो। हना इस बात को समझ जाती है, लेकिन उसका पॉइंट यहाँ पर यह होता है कि मुझसे हमेशा कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है मुझ पर इन चीजों का। जे कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है।
तभी मिया भी बीच में बोल देती है कि हना, मुझे हमेशा तुम पर गर्व होता, लेकिन इस बार तुमने गलती की है। और दोस्तों रेहा तो बस डरी डरी सब कुछ देख रही होती है। दूसरी ओर जोई और टर्टल छत पर चले जाते हैं क्योंकि घर में बहुत ही शोर हो रहा था। जोई को लगता है कुछ तो गलत हो रहा है पक्का, लेकिन कोई उसे कुछ बता ही नहीं रहा होता है। आगे रेहा दोस्तों ग्रैंड माँ के पास जाती है। वहाँ वो हना के बारे में सबको बताती है और कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता कि हना जो फैमिली की शान थी उसने अपने पेरेंट्स को ऐसा धोखा दिया। अब अगले दिन दोस्तों क्रिस और हना एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि घर पर हालात काफी खराब है। क्रिस थोड़ा कंफ्यूज होता है कि अब क्या करे। फिर दोनों एक दूसरे को टेक्स्ट करने का प्रॉमिस करते हैं। जब तक सिचुएशन सेटल नहीं होती तब तक बस मैसेज में बात करेंगे। दूसरी ओर दोस्तों मिया कॉन्फ्रेंस रूम में जोई का इंतजार कर रही होती है और यहाँ पता नहीं मिया एक बार फिर से पिघल जाती है। वो जोई से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ फिर से काम कर सकती हूँ। जोई भी एग्री कर लेता है, लेकिन पर्सनल और वर्क लाइफ को सेपरेट रखना पड़ेगा, ये भी कहता है वो। तो इस बात पर मिया सजेस्ट करती है कि दोनों बेसिक रूल्स सेट कर लेते हैं। वो रूल्स को फिर व्हाइट बोर्ड पे भी लिख देती है। काम पर जोई उसे इंटर्न बुलाएगा और घर पर जूडो। कितना क्यूट है ना। और वो जोई को एक्टर जोई बुलाना जारी रखेगी। आगे दोस्तों नीना इतनी अपसेट होती है कि रात को सो ही नहीं पाती और बैन को भी बड़ी टेंशन होती है कि कहीं नीना बीमार ना पड़ जाए दोबारा। बैन नीना को समझाने की कोशिश करता है और कहता है शायद हमें हना और क्रिस की शादी करवा देनी चाहिए। नीना को ये सुनकर दोस्तों और ज्यादा शॉक लगता है। कहती है कि उस लैंडलेडी बिया के साथ रिश्तेदारी कभी नहीं। दूसरी ओर जोई को एक नई सेलिब्रिटी वैन मिलती है जो एजेंट कैंग ने उसके लिए कहीं से अरेंज की होती है। जोई भी खुशी के मारे मिया को वैन की कीज देकर कहता है तुम प्रेस करो। और मिया की खुशी ये देखकर देखने लायक होती है, जैसे उसके सपने सच हो गए हो। इतनी एक्साइटमेंट में मिया जोई का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जोई भी ऑकवर्डली अपना हाथ हटा लेता है। फिर वो कहता है कि चलो इस वैन का जरा टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं। आगे क्रिस एक सूट पहनकर एक बास्केट फूड्स लेकर बयून फैमिली के घर पहुंचता है। डोर को मिया और जोई खोलते हैं और अंदर उसे बुलाते हैं। तभी मिया अपने मॉम डैड को भी बुला लेती है। यहाँ क्रिस झुककर नीना और बैन से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहले ही के लिए यहाँ से चले जाओ तुम। क्रिस भी शांति से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, पर जब आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर मिलने आऊंगा। हना उसे कार तक छोड़ने जाती है और फिर हना वापस अंदर आकर अपने पेरेंट्स को समझाती है कि मैंने क्रिस को यहाँ नहीं बुलाया था। बैन भी कहता है कि तुम एक बात बताओ, क्या तुम उस लड़के से शादी करोगी? वो कहती है कि शादी के बारे में तो मैंने अभी सोचा नहीं है। ये सुनते ही बैन और नीना बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। नीना कहती है कि तुम किसी के साथ रह रही हो और शादी के बारे में सोचा भी नहीं। तब हना कहती है कि मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगी और मेरे हिसाब से आजकल शादी सिर्फ एक ऑप्शन है, जबकि अकेले रहना पॉपुलर और एक्सेप्टेबल हो रहा है सभी के लिए। आगे दोस्तों मिया को दिखाते हैं। वो नई वैन की ड्राइविंग करती है, लेकिन जोई तो 3-4 बार उसके झटके मारने वाले ब्रेक से परेशान हो जाता है। सोचता है कि इसे कार चलानी भी नहीं आती। आखिर में जो ही वैन को चलाकर काम पे जाता है। आगे दोस्तों हना और क्रिस कॉफी पे मिलते हैं। क्रिस अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है, कहता है मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हना साफ साफ कह देती है कि देखो मैंने कभी शादी के बारे में सोचा नहीं है। क्रिस कहता है कि तुम एक बात बताओ, तुम शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती हो या सिर्फ मुझसे नहीं करना चाहती हो? हना यहाँ पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है दोनों, मेरे लिए सिंगल रहना ही काफी है। क्रिस भी ये बात समझ नहीं पाता और दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। आगे दोस्तों जे और यू अपनी नई शादी की तैयारियों में लगे होते हैं और फिर जय यू के माँ बाप की ग्रेव साइट पर जाकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है, लेकिन यू सच बोल देती है कि मेरे पेरेंट्स अभी जिंदा हैं। बस बचपन में उनका तलाक हो गया था, फिर दोनों ने दूसरी शादी कर ली और तब से मेरी जिंदगी से उन्होंने दूरी बना ली। लेकिन ये सुनने के बाद जय नाराज नहीं होता, बल्कि समझदारी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बाप, भाई, पति सब बन जाऊंगा। अब दोस्तों हना को दिखाते हैं तो उसकी दोस्त उसे लंच पे मिलने बुलाती है। हना ने पहले ही ड्रिंक करना शुरू कर दिया होता है। उसकी मैरिड फ्रेंड कहती है अरे शादी इतनी बुरी भी नहीं होती, क्रिस देखो बहुत ही अच्छा आदमी है। हना सारी बातें सुनने के बाद कहती है कि ठीक है, मैं इस पर विचार करती हूँ। अब अगली सुबह नीना जोई से रिक्वेस्ट करती है तुम एक काम करो, तुम रूफटॉप में शिफ्ट हो जाओ ताकि यू और जे नीचे वाले कमरे में रह पाए और यू को सीढ़ियां भी ना चढ़नी पड़े क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। जोई को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जोई एक चीज और कहता है कि देखो बाथरूम का शेड्यूल बना लो, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है जब कोई बाहर से खटखट करता है दरवाजे पे। मेरे ख्याल से हमें नेम टैग लगाकर ही अंदर जाना चाहिए ताकि सभी को पता चल जाए कि कौन अंदर है। और साथ ही साथ मुझे स्लीपर से भी प्रॉब्लम है, जो भी बाथरूम जाता है रात को उसके कदमों की आवाज से मुझे प्रॉब्लम होती है, तो स्लीपर्स का मैटर भी जरा ख्याल रखना। आगे जो ये भी कहता है कि जब हम मेरे बाकी भाई बहन रेंट में अपना हिस्सा देते हैं तो मैं भी अब कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो इस तरह इनकी यहाँ पर बातें फाइनल हो जाती हैं। आगे दोस्तों ओ माई बॉस का पहला शूट होता है। जो यहाँ पर अपनी सुबह की कॉफी मांगता है, लेकिन मिया उसके कप में रिलैक्सिंग टी डाल देती है। फिर शूट से पहले एक ब्लेसिंग सेरेमनी होती है। क्रिस वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड करने आता है। दूसरी ओर हना और लैंडलेडी बिया का फिर से फेस ऑफ होता है। हना कॉन्फिडेंटली कहती है कि आपने 8 साल पहले जो किया उस वजह से मैं लॉयर बन गई हूँ। और लैंडलेडी बिया को ये बात हजम नहीं होती और वो पूछती है तुम इतनी रूड क्यों थी, पुलिस स्टेशन और कैफे में है? हना सीधा जवाब देती है आपने अगर इज्जत से बात की होती तो मैं भी रिस्पेक्टफुल से बोलती और आपने सोचा था कि मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगी है,
लेकिन अब जो भी डिसीजन होगा वो मेरे और क्रिस के बीच का होगा। हना यहाँ पर और भी ऐसी बातें बोलती है कि मिया का फेस देखने लायक होता है। कहने के बाद हना चली जाती। अब आगे जब क्रिस घर पर आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने 8 साल पहले उनकी रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश की थी और इस तरह गुस्से में क्रिस यहाँ घर से निकल जाता है। फिर क्रिस हना के ऑफिस के बाहर हना का वेट करता है। जब हना आती है तो क्रिस हना से कहता है कि 8 साल पहले ब्रेकअप की असली वजह मेरी माँ थी, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कभी। हना भी कहती कि जो हो गया सो हो गया, मुझे तुम पसंद हो लेकिन तुम्हारी माँ के साथ मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। क्रिस भी कह देता है कि ठीक है मैं घर छोड़ दूंगा, हम अलग रहेंगे बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हना मना कर देती है। कहती है मैं वो लड़की नहीं बनना चाहती जिससे तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, और मैं ऐसे लड़के से भी शादी नहीं कर सकती जो अपने माँ बाप को छोड़ दे। क्रिस यहाँ पर दोनों तरफ से फंस जाता है। वो हैवी हार्ट के साथ डिसीजन लेते हुए कहता है हना चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, और उनकी आंखों में इमोशंस का तूफान आ जाता है दोस्तों। और इस तरह फिलहाल दोनों म्यूचुअली लेकिन दिल से अलग हो जाते हैं। क्रिस इतना उदास हो जाता है कि ड्राइविंग करते वक्त रास्ते में गाड़ी रोककर बहुत रोता है। दूसरी ओर हना बस में घर लौट रही होती है, आंखों में आंसू रोकने की कोशिश करती है। जैसे वो घर आती है दरवाजा खुलते ही नीना और बैन हना से शादी के बारे में पूछते हैं, लेकिन हना कहती है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि क्रिस की माँ को मैं अपनी सास बनाऊं, यानी उस लैंडलेडी बिया को। ये सुनकर मॉम के पास जवाब नहीं होता। डैड भी पूरी तरह से शॉक में होते हैं। वहीं दूसरी ओर क्रिस की माँ उसे कमरे में पैकिंग करते हुए देखती है, पूछती है कि क्या तुम घर से भाग रहे हो, लेकिन क्रिस बहुत ही गुस्से में होता है और घर से चला जाता है। आगे मिया और रेहा बाथरूम के बाहर बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से खड़ी होती है क्योंकि दरवाजे पर एक साइन लगा हुआ है, जोई का टाइम, डोंट नॉक। फिर जोई फाइनली बाहर आता है। मिया उम्मीद भरी आवाज में पूछती है क्या काम हो गया तुम्हारा। जोई भी मुस्कुराकर कहता है कि हाँ फाइनली 7 दिनों के बाद। और आज दोस्तों शिफ्टिंग का दिन होता है। ब्रेकफास्ट के बाद जोई और जे अपने रूम स्विच करेंगे। जोई को वैसे परेशानी भी होती है कि रूफटॉप रूम में गर्मी होगी, तो मिया भी उससे वादा करती है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं एक एसी ऑर्डर कर दूंगी। अब दूसरी ओर दिखाते हैं तो शियोन और उसका ट्विन ब्रदर फुटबॉल पे मस्ती कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसका भाई शियोल से पूछता है कि तुम्हें रेहा में इंटरेस्ट है क्या कुछ, अगर है तो डेट पे लेके जा सकते हो उसको। शियोल चुप रहता है, लेकिन उसका भाई उसे फिर चिढ़ाता है कि अरे दिल में कुछ है तो बाहर बता दो, इस तरह छुपाना नहीं चाहिए। और आगे जब शियोल रेहा को देखता है तो उसका दिल जोर से धड़कने लग जाता है। हाँ उसे सच में रेहा के लिए फीलिंग्स हो गई है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए वो हाउ टू कन्फेस योर फीलिंग्स गूगल करता है। रेहा तो तब हैरान हो जाती है जब शियोल उसे रोक कर कहता है मुझे तुम पसंद हो। रेहा कहती है क्या, तुमने तो कहा था तुम किसी और से प्यार करते हो। तो शियोल फिर एक्सप्लेन करता है कि वो सब बस ऐसा ही था। रेहा को गुस्सा भी आता है कि ऐसा ही था, अरे पहले क्यों नहीं बताया मुझे, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी तुम्हारे बारे में। उसके बाद दोस्तों वो गुस्से में चली जाती है, लेकिन वो सडनली पलट कर कहती है अच्छा तो तुम्हें मैं पसंद हूँ। यहाँ पर इनकी बात खत्म होती है। आगे दोस्तों आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि यू फाइनली घर शिफ्ट कर रही है, और हाँ कल उसकी और जे की शादी भी है। आगे मिया, जोई और हना आपस में यू के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर रेहा अपना सर रूम में घुसाती है उन्हें डांटने के लिए कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। उसके हाथ में एक सुंदर सा बॉक्स होता है जिसमें यू ने उसके लिए गिफ्ट रखा है, और गिफ्ट में होता है एक फैंसी जोड़ा फ्लैट शूज का। दरअसल ये इसलिए दिए गए हैं ताकि रेहा वेडिंग के दिन यू से ज्यादा लंबी ना लगे और दुल्हन से अटेंशन ना छीन ले। फिर जोई को यू का ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो एक प्लान बनाता है कि सारी बहनों को शादी के लिए एक स्पेशल मेकओवर मिलेगा, और ये सारा ट्रीट मेरी तरफ से होगा, यानी कि जोई की तरफ से। सारी बहनें खुशी से झूम जाती हैं। आगे शादी की सुबह जे और यू हॉल के लिए निकल जाते हैं। बाकी सभी सिस्टर्स जोई के साथ सलून पर जाती है। जोई बड़े प्राउडली उन्हें टोटल ब्यूटी सलून में लेकर जाता है जहाँ पर इनका फुल मेकओवर होने वाला है। पहले तो हना आती है जो बड़ी खूबसूरत लगती है, उसकी ड्रेस बड़ी सुंदर। रेहा भी बड़े अच्छे तरीके से बाहर आती है, लेकिन जैसे मिया बाहर आती है ना, जोई तो बस उसे देखता ही रह जाता है। हना भी हंसते हुए कहती है कि 31 सालों में मुझे पहली बार समझ में आ रहा है कि मेरी छोटी बहन कितनी खूबसूरत है। जोई का आगे प्लान ये भी है कि वो बस वेडिंग हॉल तक ही इनको ड्रॉप करेगा क्योंकि वहाँ पर गबी एंटरटेनमेंट के काफी लोग होंगे, और वो नहीं चाहता कि किसी को मेरे बारे में पता चले कि ये मेरी फैमिली है। लेकिन मिया उसे कन्विंस कर रही थी कि देखो आ जाओ, सबको बस यही लगेगा कि मैं तुम्हारे अंडर काम करती हूँ, तो मैंने ही तुम्हें बुलाया शादी में। फाइनली जोई मान जाता है और मिया के साथ अंदर चलने को तैयार हो जाता है। अंकल तो राइट लेफ्ट हर जगह ब्राइड और ग्रूम की तस्वीरें खींच रहे होते हैं, लेकिन असली ग्लैमर तो तब शुरू होता है जब ये बहनें शादी में एंटर करती है। सबका ध्यान सिर्फ उन्हीं पर होता है। तीनों बड़ी खूबसूरत लग रही होती है। फिर तीनों बहनें अलग अलग पोज में यू के साथ फोटो खिंचवाती है, और जोई भी थोड़ा दूर से सब कुछ देख रहा होता है। शायद ये उसका पहला वेडिंग इवेंट है और पहली फैमिली फंक्शन भी। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान भी होती है। जो यहाँ टेबो के साथ चिपका रहता है और दोनों फुट टेबल की तरफ चले जाते हैं। हना भी अपने भाई के दिन को खास बनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब भी वो किसी कपल को एक साथ देखती है ना, तो बस उसे क्रिस की यादें आ जाती है।
वो उसकी यादों में खो जाती है और अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रुकते नहीं। और यहाँ जे और यू को देखें तो बिल्कुल परफेक्ट ब्राइड और ग्रूम लगते हैं। और जब फाइनल फैमिली वेडिंग पिक्चर लेने का टाइम आता है, सभी लोग रेडी हो जाते हैं, बस जोई साइड में खड़ा होता है। अब बैन तो चाहता है कि उससे भी बुला लूं, लेकिन अभी तक उसने और लोगों से ये सीक्रेट रखा हुआ है कि जोई हमारी फैमिली का हिस्सा है। और फिर जोई भी क्विकली टर्न करके वहां से चला जाता है। आगे नीना और ग्रैंडमा अपने अपने अंदाज में गाती हैं और अंकल भी अपने पुराने चीजी स्टाइल में डांस करते हैं। बैन भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ जरूर करता है। फिर स्टेज पर ये बहनें आती हैं और इनका फेमस परफॉर्मेंस होता है। लेकिन हना जब गाने लगती है ना, तो उसे अपना वो पहला मोमेंट याद आता है जब हना कॉलेज में स्टेज पर गाते हुए पहली बार क्रिस को देख रही थी। यहाँ पर उसे अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं होती, तो आंसू पोंछते हुए वो चली जाती है। और फैमिली को अब समझ में आता है कि हना अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब उसने ब्रेकअप तो कर लिया, लेकिन अच्छे से नहीं किया शायद। मतलब उसके दिल में अभी भी क्रिस के लिए फीलिंग्स हैं। हना अपने ऑफिस जाती है और अपने फोन पे क्रिस के साथ हुए पुराने टेक्स्ट्स को बड़े ध्यान से देखकर उसके साथ गुजारी खुशियां भरे मोमेंट्स को याद करती है। उसकी आंखों से आंसू रुकना मुश्किल हो जाता है, तो वो एक टैक्सी लेकर क्रिस को कॉल करती है। कहती है मैं टीवी स्टेशन के रास्ते में हूँ, क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है मिलने का? क्रिस तो तुरंत भाग कर उसके इंतजार में हो जाता है। दोनों फाइनली स्टेप्स पर मिलते हैं। हना सीधा पूछ लेती है कि हम ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं? तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या क्रिस? क्रिस कहता है कि प्यार तो करता हूँ हना, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुम्हारे लिए काफी नॉर्मल बंदा हूँ। और जाते जाते क्रिस एक हल्का सा दर्द भरा डायलॉग मार देता है, मैं थैंकफुल हूँ कि तुमने मेरे साथ फिर से डेट किया, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन किया। ये कहकर वो चला जाता है। अब आगे नीना अपनी बेटी हना को डांटती है और कहती है अबे सबका मूड खराब मत कर, ब्रेकअप हो गया तो बस अब मूव ऑन कर ले। हना बेचारी रोती हुई कहती है मैं कोशिश कर रही हूँ माँ, पर ये आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। हना फिर ब्लैंकेट ओढ़ के रोती है, जिसको देखकर मिया और रेया चुपचाप मॉम डैड के रूम में सो जाती हैं ताकि हना को थोड़ी प्राइवेसी मिल पाए। एक्चुअली सभी थोड़ी टेंशन में होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हना को किसी आदमी के लिए इतना रोते हुए नहीं देखा। डैड भी कहता है कि उसे थोड़ा टाइम दे दो, सब ठीक हो जाएगा। पूरी रात हना अपना ब्लैंकेट नीचे करके रो रही होती है। आगे अंकल को दिखाते हैं तो वो घर में इधर उधर घूमता रहता है। उसे थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है क्योंकि अब उसकी जॉब चली गई है, लेकिन वो कैसे भी करके घर से निकल जाता है ताकि आंट और ग्रैंड माँ को पता ना चले। आगे क्रिस को पता चलता है कि वियतनाम जाने के लिए एक पोजीशन खाली है, तो बिना सोचे समझे वो अप्लाई कर देता है। लैंडलेडी बिया को बड़ी टेंशन होती है क्योंकि क्रिस पिछले कुछ दिनों से ना घर आया और ना उसके कॉल आ रहे हैं। फिर बिया का हस्बैंड अपने बेटे के ऑफिस जाता है। क्रिस बिल्कुल सीधा अपने पापा से बोल देता है मैं घर नहीं आ रहा माँ की वजह से, मेरा ब्रेकअप हो गया है और जब भी मैं माँ को देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। अब लैंडलेडी बिया के पति को भी समझ आ जाता है और वो थोड़ा दुखी भी होता है। वो आगे बिया को बताता है कि तुम्हारी वजह से तुम अपने बेटे को अब कुछ दिनों तक देख नहीं पाओगी क्योंकि वो वियतनाम जा रहा है। लेकिन बिया तो अपने ईगो में रहती है और उसे यकीन ही नहीं होता कि क्रिस सच में चला जाएगा। उसे लगता है कि वो इसीलिए ये सब कर रहा है ताकि मैं हना को अपनी बहू बना लूं। आगे यू अपने काम पे सभी को राइस केक्स बांटती है, लेकिन मिस्टर कैंग है दोस्तों एक, उसने शादी में ग्रैंडमा की स्पीच सुन ली थी कि वो प्रेग्नेंट है। वो कौन? यू। तो वो यहाँ पर हिंट्स दे के कह रहा होता है कि बच्चों के लिए ये चीजें प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए जब तक बच्चा ना हो जाता है घर पर ही रहना ठीक होगा। यहाँ से बात खत्म होती है तो आती है सीधे जोय पे। वो अपने स्टंट प्रैक्टिस कर रहा होता है। मिया उसका बेल्ट प्रॉपर्ली बांध देती है ताकि वो गिरे ना, और बेल्ट को टाइट करते वक्त जोय को वो अपनी तरफ खींच लेती है। एक छोटी सी ऑकवर्ड क्लोजनेस क्रिएट हो जाती है दोस्तों। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने से बच रहे होते हैं। जोय तो हंस पड़ता है, अरे तुम जैसी हल्की फुल्की लड़की के साथ प्रैक्टिस। मिया भी एकदम कॉन्फिडेंट स्माइल करती है। उसके बाद तो जोय को जमीन पे फेंक देती है। जोय शॉक्ड। दूसरी ओर दिखाते हैं शियोल और उसका भाई आपस में बातें शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ दारू पीने के नशे में शियोल उसको कॉल करता है, रेहा को। कहता है मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और फिर बिना किसी जवाब का इंतजार किए वो फोन भी रख देता है। रिया तो यहाँ खुशी से अपना हैप्पी डांस करने में लगी होती है। आगे बैन जोय और मिया का इंतजार कर रहा होता है। तो जैसे जोय थोड़ा लंगड़ाते हुए आता है ना, बैन पूछता है कि क्या चोट लगी हुई है क्या? जोय कहता है नहीं ठीक हूँ मैं, और सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब मिया बैन को तसल्ली देती है कि चिंता मत करो, स्टंट ट्रेनिंग की वजह से उसके पाँव में थोड़ा लग गया है, ठीक हो जाएगा जल्दी। लेकिन जोय को सच में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। मिया उसको सोने के लिए बोल देती है और उसके लिए गर्म पैक भी लगाती है। थोड़ा समय गुजरने के बाद मिया उससे पूछती है तुम बैन से बचते क्यों हो? उन्हें क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ज्यादा चोट लगी हुई है? वो एक चीज नोटिस करती है कि जब ग्रुप में होते हैं तो सभी नॉर्मल होते हैं, मतलब जोय और बैन नॉर्मल होते हैं, पर जब दोनों अकेले होते हैं ना तो जोय बैन से दूर रहने की कोशिश करता है। तो क्या वो डैड से नफरत करता है?
ये सवाल मिया के मन में आ रहे होते हैं। जोई भी कहता है कि हाँ तुम सही हो, मुझे थोड़ा गुस्सा आता है डैड पे। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि मुझे कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्या डैड अपनी फैमिली के साथ इतने सालों तक खुश थे और कभी मुझे ढूंढने के लिए क्यों नहीं आए। कभी कभी जब मैं डैड को हंसते हुए देखता हूँ तो बहुत ही बुरा लगता है। तो मिया उसको कहती है कि देखो जोए, तुम्हारे मन में जो भी फीलिंग्स हैं डैड को लेकर तुम उनके साथ शेयर कर लो, इसी में भलाई है, अपने दिल में मत रखो बातों को। तो अगली सुबह जोई बैन से पूछ लेता है कि आज शाम को मेरे साथ ड्रिंक करोगे। बैन भी खुशी से कहता है कि बिल्कुल। वहीं जोई स्टंट ट्रेनिंग के लिए काम पे पहुंच जाता है, लेकिन ट्रेनर उसे कहता है कि लीड एक्टर जावेद का शेड्यूल चेंज हो गया है तो उससे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जोई को अंदर से बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। सोचता है चलो टाइम पास ही कर लेते हैं। तो वो मिया के साथ गेम्स खेलने में लगा होता है। दूसरी ओर लेनेडी बिया को बड़ी टेंशन होती है कि मेरा बेटा क्रिस कहीं सच में चला ना जाए मुझे छोड़कर। वो तो घर भी नहीं आया कई दिनों से और ना ही कांटेक्ट कर रहा है हमें। अब आगे एक दिन रियल्टर का कॉल आता है। वो बताता है कि आपका स्टूडियो बिक गया है। लैंडलेडी बिया तो शॉक हो जाती है क्योंकि इन्होंने कभी भी स्टूडियो बेचने की बात की ही नहीं। रियल्टर कहता है कि ये क्रिस ने लिस्ट किया था और अब वो बिक चुका है, यानी कि क्रिस ने उसे बेच दिया है। हस्बैंड को यानी लैंडलेडी बिया के पति को उस पर बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से उनका बेटा अब उनसे दूर चला गया है। तभी एक खबर आती है एक कार एक्सीडेंट की और लैंडलेडी बिया बिल्कुल पैनिक कर जाती है। फिर उसका पति और वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और एक नर्स उन्हें एक्सीडेंट विक्टिम के पास लेकर जाती है। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि वो अनकॉन्शियस आदमी उनका बेटा क्रिस ही है, लेकिन जब पता चलता है कि वो क्रिस नहीं है तब जाके उन्हें चैन आता है। लेकिन अभी उन्हें अपने बेटे को ढूंढना है बस। आगे हना को दिखाते हैं तो वो अपना मेकअप रिमूव कर रही होती है और उस पल को याद करती है जब क्रिस ने उसका ख्याल रखा था। वो दोनों अपार्टमेंट में खुश थे। ये सारी बातें उसको याद आ जाती हैं और उसकी आंखों में फिर से आंसू। इधर दोस्तों रात हो जाती है जब मिया और जोई काम से घर आते हैं। जोई बताता है कि मुझे बैन के साथ ड्रिंक करने भी जाना है। मिया बड़ी खुश होती है कि चलो दोनों एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर लेंगे। तो यहाँ बैन और जोई को दिखाते हैं। पहले तो जोई अपने दिल की बात को छुपा के रखता है, लेकिन सोचता है कि नहीं यार, छुपा के कोई फायदा नहीं है, आज सारे दर्द और सवाल निकाल लेता हूँ। जोई के दिल में इतने सारे सवाल होते हैं। पूछता है आप इतने खुश कैसे थे शादी में डैड? क्या आप अपने 4 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी में बड़े खुश थे पहले, और मुझे कभी मिलने क्यों नहीं आए आप? क्या आपको कभी ये जानने की क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि आपका बेटा कहाँ है, किस हालत में है? जब आपने मॉम को छोड़ा तो आपको पता था मैं पैदा होने वाला हूँ, फिर भी आप कभी नहीं आए। क्या आपको याद ही नहीं आया कि आपका एक बेटा यूएस में था? हर बर्थडे पे दोस्तों जोई सोचता था कि शायद इस बार मेरे पापा आएंगे। क्रिसमस, मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन, हाई स्कूल ग्रेजुएशन, हमेशा वो यही उम्मीद करता था कि अब आएंगे। और इस तरह वो कई सारी बातें गुस्से में कह देता अपनी डैड को। लेकिन कुछ देर के बाद जब बैन कोई जवाब नहीं देता तो जोई कहता है कि ठीक है डैड, आज तक जो हुआ सो हुआ। अब मैं आपसे अपने नए रिश्ते की उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बढ़िया हो जाए। तो अब से आपको मेरे लिए एक बाप बनना होगा। जोई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों वो सब कुछ करें जो एक बाप बेटा मिलकर करते हैं। फिर दोस्तों बैन जोई को अपने कंधों पर उठाकर रूफटॉप वाले कमरे में लेकर जाता है। जे भी देखता है कि कैसे डैड जोई को उठाकर लेकर जा रहे हैं। यहाँ बैन जोई का ध्यान रखता है, उसके सॉक्स उतारता है और उसे सोते हुए देखकर आंसू बहा लेता है। इस तरह दोस्तों इनका ये इमोशनल मोमेंट खत्म होता है। अगली सुबह जब डोरबेल बजती है, हन्ना चिल्लाती कि कौन है, और जब